मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 1 जीवनबद्ध अंतरिक्ष में 10 अंडे। युगों का पशु प्रधान जीवनबद्ध अंतरिक्ष में 10 अंडे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 1 जीवनबद्ध अंतरिक्ष में 10 अंडे। वॉल्यूम 1 द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डुओ। किंवदंतियों में उस समय की बात कही गई है जब स्वर्गीय दाव समाप्त हो जाता है और पुनर्जन्म का चक्र अपनी सीमा पर पहुंच जाता है। जब वह समय आएगा तो अनंत लोकों में 10 आदिम अराजकता जानवर पैदा होंगे, जिनमें से प्रत्येक के पास देवताओं के लोकों से भी विशाल शरीर होगा। उनके चलते स्वर्ग और पृथ्वी ढह जाएंगे, सारा जीवन समाप्त हो जाएगा, स्पेस टाइम उलट जाएगा और तारे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। पुरानी दुनिया के खत्म होते ही ये आदिकालीन अराजकता के जानवर गायब हो जाएंगे। तभी स्वर्ग और पृथ्वी एक बार फिर आकार ले पाएंगे। प्राकृतिक व्यवस्था वापस आएगी, जीवन पनपेगा और एक नई दुनिया का जन्म होगा। फ्लेमेलो साइंस इंस्टीट्यूट पर काले बादल छा रहे थे और बाहर तूफान चल रहा था। इंस्टीट्यूट के शिष्य ली तियानमिंग ने अपने 4 पंखों वाले गोल्डरोक नामक जानवर की पीठ पर बैठकर भारी बारिश का सामना किया और फिर एक घर के सामने उतरे। दरवाजा खुला और एक सफेद पोशाक में एक खूबसूरत लड़की सामने आई। एक हाथ से अपनी स्कर्ट और दूसरे हाथ से छाता पकड़े हुए वह ली तियानमिंग को बारिश से बचाने के लिए एक गर्म मुस्कान के साथ बारिश को पार कर रही थी। शादी की सालगिरह मुबारक हो किंग किंग। दोनों जल्दी से अंदर गए, जिसके बाद ली तियानमिंग ने एक जेड हेयरपिन निकाला और उसके हाथ में रख दिया। म्यू किंग किंग की आंखें चमक उठी। कितनी सुंदर चीज है, मुझे इसे पहनने में मदद करो। दोनों ने शीशे के सामने खड़े होकर ली तियानमिंग के बालों में हेयरपिन घुसा दिया। ऐसा करते हुए उसने उसके चेहरे पर चुटकी ली। उसने उस झुंझलाहट को अनदेखा कर दिया जो कुछ देर के लिए उसकी आंखों में झलक रही थी। बाहर हो रहे तूफान के बावजूद घर के अंदर का माहौल खुशनुमा था। तियानमिंग, मैं आज रात एक औरत बनना चाहती हूँ। म्यू किंग किंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसका चेहरा आकर्षक रूप से लाल हो गया। आपका क्या मतलब है? मैं तुम्हें खुद को देना चाहती हूँ। उसने अपनी पोशाक उतारनी शुरू कर दी, जिससे उसकी कोमल त्वचा दिखने लगी, जिससे कोई भी नशे में आ गया। हालांकि ली तियानमिंग को केवल भ्रम महसूस हुआ। उसका व्यक्तित्व हमेशा से ही घमंडी रहा था और अंतरंगता एक मुश्किल बात थी, भले ही वे डेटिंग कर रहे थे। वास्तव में उसने हमेशा कहा था कि साधना उसकी प्राथमिकता है, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया था। वह आज रात अचानक पहल क्यों करेगी? ली तियानमिंग 2 कदम पीछे हट गई। डर गए? उसने पूछा। किंग किंग, आज तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। ये तुम नहीं हो। वे इग्निसपोलिस के रास्ते पर एक दूसरे को जानते थे। ली तियानमिंग ने तब उसकी जान बचाई थी और उसके बाद वे एक साथ हो गए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारे साथ अच्छे और बुरे समय में और एक साधारण जीवन जीना चाहिए। म्यू किंग किंग की अभिव्यक्ति अचानक एक ठंडी व्यंग्यात्मकता में बदल गई क्योंकि उसने अपने कपड़े उतारना जारी रखा। घर की छत के उखड़ने पर बिजली चमकने लगी। आसमान में बिजली चमकी और उसी क्षण एक बैंगनी 3 आंखों वाला चील नीचे उतरा। उसके ऊपर एक युवक बैठा था, जिसकी आंखों में बिजली के कुंड छिपे हुए थे। बैंगनी 3 आंखों वाले चील पर सवार और तूफान की पृष्ठभूमि में वह हर तरह से बिजली का बच्चा लग रहा था। ली तियानमिंग, किंग किंग को नशीला पदार्थ देकर उस पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युवक की क्रोध भरी आवाज गरजने जैसी थी और जवाब में 3 आंखों वाले ईगल ने अचानक बिजली का एक बोल्ट छोड़ा जो ली तियानमिंग पर जा गिरा। जीवनबद्ध जानवर की आत्मा स्रोत क्षमता ने ली तियानमिंग को लकवाग्रस्त कर दिया क्योंकि बिजली उसके शरीर से होकर गुजरी और वह धड़ाम से फर्श पर गिर गया। लिन जियाओटिंग। ली तियानमिंग दंग रह गया। उसने उस आदमी को पहचान लिया। आखिरकार लिन जियाओटिंग संस्थान में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसकी प्रतिभा चौंकाने वाली थी और न केवल वह संस्थान के स्वर्ग विभाग के शिष्यों में से एक था, बल्कि वह इग्निसपोलिस के लाइटनिंग मैनर में भी पैदा हुआ था। वर्मिलियन बर्ड के शक्तिशाली परिवारों के राष्ट्र के सभी बच्चों में सबसे कुलीन बच्चों में से वह अकेला ही शीर्ष पर खड़ा था। ली तियानमिंग और म्यू किंग किंग दोनों ही वर्मिलियन बर्ड के छोटे शहरों से थे और उन्होंने फ्लेमेलो साइंस इंस्टीट्यूट में खेती करने का अधिकार पाने के लिए लंबा और कठिन संघर्ष किया था। लिन शियाओटिंग को उनसे अलग दुनिया में होना चाहिए था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ उन्हें कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। बड़े भाई टिंग, मुझे बचाओ, एक घबराई हुई आवाज ने पुकारा और जब तक ली तियानमिंग ने अपना सिर उठाया, म्यू किंग किंग अपने अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ पहले से ही लिन जियाओटिंग से चिपकी हुई थी, रोते हुए ली तियानमिंग को घृणा से घूर रही थी। ली तियानमिंग, स्वर्ग विभाग के शिष्य के रूप में मेरे अधिकार के तहत मैं आपके आचरण के लिए दंड निर्धारित करने के अपने अधिकार के भीतर हूं जो एक जानवर से भी कम है। निर्णय पारित हो चुका है। आपके 4 पंखों वाले गोल्डरोक को मृत्युदंड दिया जाएगा। लिन जियाओटिंग ने गंभीरता से घोषणा की। जीवनबद्ध पशु का मरना पशु स्वामी को अपंग करने के समान था।
लिन शियाओटिंग का इरादा ली तियानमिंग के साधना पथ को तोड़ना था और उसे तब तक पीछे धकेलना था जब तक कि वह एक दिन अपंग न हो जाए और कभी भी वापस न आ सके। घनी बिजली चील के चारों ओर घूमने लगी। कुछ ही पल बाद वह अपने बगल में खड़े गोल्डरोक पर हमला करने लगी और क्रूरता से चीखने लगी। अपने धारदार पंजों से चील को नीचे गिराते हुए चील ने गोल्डरोक के पंख नोचने शुरू कर दिए। हर पंख जो नोचा जाता था उसके साथ खून का एक छोटा सा फव्वारा निकलता था, साथ ही साथ वह दयनीय चीखें भी निकलती थी जो ली तियानमिंग के दिल पर वार कर रही थी। मिडास, यह उसके जीवित जानवर का नाम था। और आखिरकार ली तियानमिंग को समझ में आ गया कि ये दो निर्दयी लोग क्या चाहते थे। वे मिडास को मारने और सेंटविस्ट वॉर सोल को लूटने का इरादा रखते हैं। 10 दिन पहले ली तियानमिंग ने एक गुप्त क्षेत्र में कीमती सेंटविस्ट वॉर सोल प्राप्त किया था। यह एक पौराणिक सेंटविस्ट का मरणोपरांत अवशेष था और एक शहर के बराबर था। माना जाता है कि इसमें एक ऐसा पावरहाउस बनाने की क्षमता थी जो आम लोगों से कहीं ऊपर हो। मिडास ने पहले ही ली तियानमिंग द्वारा खोजे गए एक को अपने पंखों में मिला लिया था। इग्निस पोलिस में सिर्फ म्यू किंग ही मेरे करीब है। उसे जरूर पता चल गया होगा कि मैंने कोई कीमती चीज हासिल कर ली है। तो उसने सेंटविस्ट वारसोल के बारे में जानकारी का इस्तेमाल करके किसी महान परिवार के बच्चे को पाने के बाद मुझे किनारे कर दिया। उसके चारों ओर बिजली के झटके से वह स्तब्ध होकर केवल ये देख सकता था कि खून से लथपथ मिडास के पंख एक एक करके उखाड़े जा रहे थे। ली तियानमिंग पर चिल्लाते हुए उसकी आंखों में इच्छा और दर्द लगातार उसके दिल पर वार कर रहा था। अपने भाई को जिंदा काट दिए जाने से ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है, जबकि कोई शक्तिहीन होकर देख रहा हो। लिन जियाओटिंग, म्यू क्विंग किंग। ली तियानमिंग का खून खौल रहा था। तियानमिंग, भाग्य के आगे झुक जाओ। न तो तुम्हारी ताकत और न ही जीवन में तुम्हारा स्थान मेरे या युद्ध आत्मा के बराबर है। बारिश से भीगते हुए म्यू किंग ली तियानमिंग के पास पहुंची और ऊपर से उसे नीचे देखा। तो क्या अब तुम सोचते हो कि तुम एक गौरैया हो जो ऊंची उड़ान भरकर फीनिक्स में बदल गई हो? मैं और क्या हो सकती हूँ? बड़े भाई टिंग ने पहले ही मुझे स्वर्ग के पवित्र स्थान का शिष्य बनाने में मदद करने का वादा किया है। उसने बिना किसी भावना के उसकी ओर देखा। ली तियानमिंग, इग्निस पोलिस पहुंचने के बाद से मुझे एहसास हुआ है कि हम कितने महत्वहीन हैं। अब से तुम भी आम लोगों में से एक होगे और मैं सबसे ऊपर रहूंगी। बस इसे मेरे लिए प्यार के नाम पर किए गए बलिदान के रूप में लो, ठीक है? तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। ठीक है, दुर्भाग्य से इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम जहां से आए हो वहां से लौट जाओ, फ्लेमहेवन। मैं तुम्हें अपनी जान देकर छोड़ दूंगी ताकि तुम मेरी जान बचाने के कर्ज का भुगतान कर सको। आज से हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं हैं। वह नीचे झुकी और उसके बिखरे बालों को ठीक किया। मैं तुम्हारे उपहार के लिए ईमानदारी से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। बचपन से ही मुझे बहुत तंग किया गया है। आज से मैं चाहूंगी कि जो लोग मुझे नीची नजर से देखते हैं वे मुझसे बात करते समय घुटनों के बल बैठे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर वे दोनों युद्ध आत्मा के साथ चले गए। इस दुनिया में कर्म नाम की कोई चीज होती है। हो सकता है कि आप मानते हो कि आप समाज में बहुत ऊपर उठ गए हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप जो बोएंगे उसका ब्याज सहित फल पाएंगे। उसने कड़वाहट से कहा। उसकी पागल लाल आंखें उनके जाने वाले शरीर पर टिकी हुई थी। उस रात गरज के साथ बारिश हुई और तूफान आया। एक छोटा सा नौजवान अपने मरे हुए जानवर नहीं, अपने भाई की लाश को पकड़े हुए इग्निस पोलिस से निकल गया और रात में गायब हो गया। वह जानता था एक दिन ऐसा आएगा जब वह वापस आएगा और खून के इस कर्ज की भरपाई की मांग करेगा। 3 साल, बस तुम इंतजार करो, इग्निस पोलिस। डॉट 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 3 साल जल्दी ही बीत गए। मिडास, एक बार फिर ली तियानमिंग चौंककर जाग गया। वह नियमित रूप से अपने भाई के सपने देखता था जो कभी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था। हर बार जब ये बात उसके दिमाग में आती तो उसकी आंखें लाल हो जाती। उसने ये 3 वर्ष फ्लेमहेवन में कठिन जीवन जीते हुए बिताए थे जो उसे उसके बदले की याद दिलाता था, जबकि म्यू किंग वास्तव में इग्निस पोलिस में उच्च और महान बना रहा था और फ्लेमेलो साइंस इंस्टीट्यूट के मूल हेवंस सैंक्टम का शिष्य बन गया था। दूसरी तरफ ली तियानमिंग एक लड़की को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ बलात्कार करने के असफल प्रयास के कारण संस्थान में हंसी का पात्र बन गया था। फ्लेमहेवन में वापस आने के बाद भी ऐसे लोग थे जो ज्यादा नहीं जानते थे, जो उसके आचरण की कमी पर उंगली उठाते और उसे कोसते थे, चोट पर नमक छिड़कते हुए। यहां तक कि कहा गया कि उसकी सेंटविस्ट वॉर सोल भी लिन शियाओटिंग ने अपने प्रयासों से प्राप्त की थी। जनता की राय शक्तिशाली परिवारों के नियंत्रण में है। कोई भी मेरी कही एक भी बात पर विश्वास नहीं करेगा। दुनिया के तौर तरीकों से ज्यादा क्रूर कुछ भी नहीं हो सकता। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन ली तियानमिंग अपने बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गया और इग्निस पोलिस की दिशा में देखने लगा। अचानक उसके शरीर के एक रहस्यमय स्थान में गतिविधि घटित हुई। आखिरकार 3 साल बाद यह अंडे से बाहर आ रहा है। ली तियानमिंग की आंखें चौड़ी हो गईं।
उस जगह को जीवनबद्ध जगह कहा जाता था। ये कुछ ऐसा था जो फ्लेमिलो महाद्वीप पर जन्म के समय हर व्यक्ति के भीतर मौजूद था। 7 दिन बीतने के बाद एक जीवनबद्ध जानवर उसके भीतर से निकल आता था। व्यवहारिक रूप से महाद्वीप पर हर व्यक्ति के पास अपना खुद का जीवनबद्ध जानवर था। हालांकि ली तियानमिंग के निजी स्थान में एक बड़ा रहस्य था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। मिडास के अलावा जो उसके साथ ही अस्तित्व में आया था, उसके जीवन क्षेत्र में वास्तव में 10 और रहस्यमय अंडे थे। और आज उनमें से 2 हिल रहे थे और उनमें से एक पर दरारें भी दिखाई दे रही थी। ली तियानमिंग ने दरार वाले अंडे को अपने स्थान से हटा दिया, उसे अपने बिस्तर पर रख दिया और चुपचाप उसके फूटने का इंतजार करने लगा। अंडे पर दरारें फैलने लगी और घनी होती गईं क्योंकि ली तियानमिंग पर दमघोंटू दबाव पड़ने लगा। यह बाहर आ गया। अंडा फूट गया। अगला अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 2 शाश्वत नारकीय फीनिक्स। युगों का पशु प्रधान C2 अनंत नारकीय फीनिक्स। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 2 अनंत नारकीय फीनिक्स। ली तियानमिंग के सामने एक आकृति प्रकट हुई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अफसोस, यह उसके सपनों का डरावना जानवर नहीं था। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि अंडे के छिलकों से रेंगने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि एक छोटा सा चूजा था। एक विशेष रूप से पीला और कोमल चूजा। ली तियानमिंग इसे वर्णित करने का केवल एक ही तरीका सोच सकता था, फूला हुआ और एक हार्दिक नाश्ते के लिए एकदम सही मुख्य व्यंजन। वास्तव में अभी इसे बचाने वाली एकमात्र चीज ये थी कि अभी सुबह नहीं हुई थी। तुम्हारी जैसी लड़की एक भयानक जानवर की आभा कैसे छोड़ सकती है? ली तियानमिंग को पहले से ही सिरदर्द होने का एहसास हो रहा था। हाँ, यहाँ लड़की कौन है? मुझे नीची नजर से मत देखो, तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। छोटी लड़की ने ली तियानमिंग को घूर कर देखा, मानो वह अपनी आंखों से ली तियानमिंग को मारने की कोशिश कर रही हो। एक नवजात चूजा जिसने अपने मालिक को धमकाया। यह तो एक नई बात थी। जीवनबद्ध जानवर अपने जानवर मालिक से टेलीपैथिक रूप से संवाद कर सकते थे, लेकिन तोते प्रकार के जानवरों को छोड़कर बहुत कम लोग बात कर सकते थे। शायद ये चूजा उन तोते प्रकार के जानवरों जैसा था, इसलिए वह बोल सकता था। ली तियानमिंग ने चूजे की आंखों का बारीकी से निरीक्षण किया, जहां उसे प्रकाश की एक छोटी सी किरण, एक तारा दिखाई दिया। जब एक जीवित प्राणी पैदा होता है तो तारों की संख्या उसके स्तर को निर्धारित करती है, ली तियानमिंग ने बड़बड़ाया। ली तियानमिंग को अभी भी याद है कि मिडास के पहली बार अंडे से निकलने पर उसके 5 सितारे थे, जो उसे फ्लेमहेवन में एक दुर्लभ 5 सितारा जीवनबद्ध जानवर के रूप में चिन्हित करता है। एक जीवनबद्ध जानवर का स्तर सीधे जानवर की क्षमता को निर्धारित करता है, साथ ही जानवर के मालिक की खेती की सीमाएं भी। पिछले 300 सालों में फ्लेमहेवन के शीर्ष प्रतिभाशाली होने के लिए ली तियानमिंग के लिए 5 सितारा जीवनबद्ध जानवर पर्याप्त था। इस चूजे के पास केवल एक सितारा था, जो ये दर्शाता है कि यह केवल एक दुखी एक सितारा जानवर था। रुको। जैसे ही ली तियानमिंग ने तारे की चिंगारी को देखा, उसे लगा कि तारा टूटकर बिखर गया है। ली तियानमिंग यह नहीं बता पाया कि यह सिर्फ एक भ्रम था या वास्तविकता। दसियों, सैकड़ों, हजारों, दसियों हजारों की संख्या में यह और भी आगे बढ़ता रहा। आखिरकार ली तियानमिंग ने उस अकेले तारे को एक विशाल तारामंडल में फैलते देखा। इस तारामंडल के अंदर अनगिनत तारे जल रहे थे। एक दूसरे से असीम दूरी पर होने के बावजूद उनकी चमक एक दूसरे में मिल गई और ली तियानमिंग को अंधा कर दिया। वह क्या था? यह अरबों सितारों की चिंगारियां हैं। उसे अपने मस्तिष्क में विस्फोट महसूस हुआ, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसे लगा कि वह दूर के तारों के क्षेत्र में समा गया है। अंतहीन शून्य में, विशाल आग के गोले की तरह जलते हुए असंख्य तारों के अलावा कुछ भी नहीं था। अगली बात जो उसने देखी, वह ये कि ली तियानमिंग ने एक पक्षी की धरती को हिला देने वाली चीख सुनी। उसने आवाज की दिशा की जांच की, जहां इस तारामंडल के दूसरी ओर से आग की एक गेंद नीचे की ओर आ रही थी। लपटों के क्षेत्र से शानदार पंख फैले हुए थे, इसकी चमक उसके आसपास के सभी अन्य सितारों को अभिभूत कर रही थी। जैसे जैसे ये करीब आया, ली तियानमिंग ये देखकर हैरान रह गया कि यह भी तारों के क्षेत्र जितना ही बड़ा था। इसके शरीर से बहने वाली आग की हर धारा अरबों सितारों से बनी थी। यह एक शाश्वत फीनिक्स था। जहां भी वह जाता, अनगिनत तारे अपनी कक्षाओं से बाहर निकल आते, एक जलती हुई धारा में इकट्ठा हो जाते जिसे कुछ ही देर बाद जीव निगल जाता। यह ऐसा था जैसे फीनिक्स बस नूडल्स चूस रहा था, सिवाय इसके कि प्रत्येक स्ट्रैंड अरबों तारों से बना था, जो एक सहज चुस्की के साथ उसके शरीर में समाहित हो गए थे। ली तियानमिंग के लिए यह एक अकल्पनीय दृश्य था। वह उस शाश्वत फीनिक्स का पीछा करता रहा, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि उसने किसी जीवनदायी सूर्य को निगल लिया है या नहीं। एक दिन अचानक एक बड़ा काला हाथ दिखाई दिया। प्राणी स्पष्ट रूप से इस हाथ से डर गया था।
वह घबराकर चिल्लाया और हाथ से भागने की कोशिश की। ये किस तरह का अस्तित्व था जो शाश्वत फीनिक्स को भी डरा सकता था। जैसे ही फीनिक्स भागने की कोशिश करता, वह अपनी ही लपटों को भस्म करने लगता और छोटा होता जाता। हर बार जब हाथ जमीन पर आता तो हजारों चिंगारियां निकलती, जिनमें से हर एक नए तारे को जन्म देती। अब से और हमेशा के लिए मैं सभी आदिम अराजकता और पुनर्जन्म का स्वामी हूँ। हाथ की आवाज तारामंडल में गड़गड़ाहट के साथ गूंजी, जिससे क्षेत्र में सब कुछ भय की एक अंतहीन आधारभूत स्थिति में पहुंच गया। ली तियानमिंग को शाश्वत फीनिक्स का डर महसूस हो रहा था, जो धीरे धीरे उसके शरीर में जहर की तरह फैल रहा था। आखिरकार फीनिक्स अब अपनी उड़ान जारी नहीं रख सका और सितारों से नीचे गिर गया। जैसे ही उसका जीवन समाप्त होने वाला था, उसे अचानक ली तियानमिंग दिखाई दिया। तुम क्या हो? ली तियानमिंग ने मुश्किल से ध्यान दिया कि उसकी आवाज कितनी कर्कश थी, इतना डर था। समय रुक गया और फीनिक्स चुपचाप उसे घूरने लगा। मैं हूं अनंत नरकीय फीनिक्स। जैसे जैसे उसकी दृष्टि धुंधली होती गई, ली तियानमिंग को अपने चेहरे पर दर्द महसूस होने लगा, क्योंकि वह आखिरकार अपने कमरे में वापस आ गया था। छोटी सी चिड़िया अनजाने में उसके कंधे तक पहुंच गई थी और अब उसके चेहरे पर चोंच मार रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम एक अनंत नरकीय फीनिक्स। ली तियानमिंग ने उसे पंखों से पकड़ लिया और अपने सामने लटका लिया, जबकि वह अभी भी जो कुछ भी उसने देखा था उससे शांत होने की कोशिश कर रहा था। एकल तारा अभी भी उसकी आंखों में था, लेकिन यह अब एक तारा क्षेत्र में विस्तारित नहीं हो रहा था। हाँ, बहुत खतरनाक है ना? छोटी लड़की ली तियानमिंग की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करते हुए झट से बोली। और वास्तव में यह अनंत नारकीय फीनिक्स क्या है? ली तियानमिंग ने पूछा। आदिम अराजकता जानवरों में से एक। और काश मैं भी जानता। तो फिर तुम्हें क्या पता? मुझे छोड़ो, मैं अभी अभी अंडे से बाहर आया हूं और सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रही है, वह है तुम्हारा बेवकूफ चेहरा। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या जानता हूं? एक छोटी सी लड़की द्वारा अपमानित होना निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगा। बेशक ली तियानमिंग को किसी और से बेहतर पता था कि यह छोटा चूजा कोई साधारण जानवर नहीं था। संभवतः यही बात बाकी 9 अंडों के बारे में भी कही जा सकती है। उसने अभी जो देखा था वह बहुत ही असाधारण था। एक ऐसा जानवर जो सूरज को खाता था, एक ऐसा हाथ जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में समेटे हुए था, और सितारों का अंतहीन क्षेत्र। और ऐसा प्राणी उसका जीवन बद्ध जानवर था। ली तियानमिंग पहले से ही महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा जुनून से जल रही थी। क्या तुम मेरे साथ सहजीवी खेती करोगे? उसने छोटी लड़की से पूछा। बेशक, तुम्हारे जैसे छोटे चूजों को प्रशिक्षित करना बहुत आसान है। छोटी चूजा अपना अहंकार छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। चलो स्पष्ट हो जाओ, तुम यहाँ लड़की हो। तुम भाग्यशाली हो, एक लड़की के साथ मुफ्त में दोहरी खेती कर रहे हो। छोटी लड़की ने अश्लीलता से सूंघ कर कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनमें से एक चूजा बाकी चूजों जैसा नहीं था। जैसे ही छोटी लड़की ने खुद को उसके सिर पर स्थानांतरित किया, ली तियानमिंग एक आदिम अराजकता जानवर के साथ साधना की संभावना से रोमांचित हो गया। प्राचीन काल में पूर्वजों ने सहजीवी खेती का आविष्कार किया था। मनुष्य और जीवनबद्ध जानवरों के बीच खेती के लिए एक चैनल बनाया गया था, जिससे जानवरों के स्वामी पैदा हुए। सहजीवी खेती के माध्यम से मनुष्य और जानवरों ने अपनी रक्त शिराओं और अपनी बुद्धि को साझा किया, जिससे महान शक्ति की एक गतिशील जोड़ी बनी। साधना का पहला चरण पशु शिरा चरण था। पशु स्वामी और जीवनबद्ध पशु दोनों में 9 पशु शिराएं थीं, और पशु शिरा चरण में साधना के लिए उन्हें जोड़े में बांधना और उन्हें आपस में जोड़ना आवश्यक था। पशु शिराओं का प्रत्येक जुड़ा हुआ समूह दोनों के बीच रक्त संबंध को मजबूत करेगा। उसके बाद स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को पशु की में बदलने के लिए विशेष तरीकों का उपयोग किया जा सकता था, जिसे पशु शिरा में संग्रहित किया जाएगा। पशु स्वामी और जीवनबद्ध पशु अपनी पशु की साझा करते थे, जिससे जोड़ी के बीच शक्ति साझा की जा सकती थी। सहजीवी प्रशिक्षण के माध्यम से पशु की रक्त शिराओं में निहित शक्ति स्वामी के शरीर को मजबूत करेगी, जबकि पशु स्वामी की रक्त शिराओं में निहित शक्ति पशु की बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगी। जब से मिडास मरा है, मैंने अपनी सारी बीस्ट की खो दी है, और मेरी सारी बीस्ट नसें भी नष्ट हो गई हैं। बिना किसी जीवनबद्ध बीस्ट के बीस्टमास्टर के रूप में मेरी यात्रा समाप्त हो जानी चाहिए थी। यह अनंत नरकीय फीनिक्स जो भी हो, चाहे वह प्राइमोर्डियल कैस बीस्ट हो या कुछ और, कम से कम यह मुझे एक बार फिर से साधना करने की अनुमति देगा। स्वाभाविक रूप से ली तियानमिंग ने पहले कभी प्राइमोर्डियल कैस बीस्ट की किंवदंतियों के बारे में नहीं सुना था। लिन जियाओटिंग और म्यू किंग द्वारा तोड़फोड़ किए जाने से ठीक पहले, उसने जानवरों की नसों के सभी 9 जोड़े को मिडास के साथ जोड़ दिया था। जानवर शिरा चरण के सभी 9 स्तरों को पूरा कर लिया था, और यहां तक कि आत्मा स्रोत चरण में भी सफलता हासिल कर ली थी। चूंकि मेरा जीवन बद्ध जानवर बदल गया है, इसलिए मुझे सभी जानवरों की नसों को फिर से जोड़ना होगा। यह मूल रूप से नए सिरे से शुरू करना है।
जानवर शिरा चरण का पहला चरण दोनों पक्षों पर जानवर शिराओं के स्थान का पता लगाना था। जैसे ही ली तियानमिंग ने यह पता लगाने की कोशिश की कि छोटी लड़की की जानवर शिरा कहाँ है, वह महसूस कर सकता था कि छोटी लड़की भी उसके लिए ऐसा ही कर रही है। एक बार जब उनकी पहली जानवर शिराएं सफलतापूर्वक एक साथ जुड़ जाती, तो वे जानवर शिरा चरण के पहले स्तर पर पहुंच जाते। इतने छोटे से चूजे में इतनी मोटी नस कैसे हो सकती है? ली तियानमिंग ने आश्चर्य से कहा। चूजे के उस छोटे से शरीर के अंदर हर एक जानवर की नसें अपने आप में एक ड्रैगन की तरह थी, भयानक लेकिन शानदार। ये कल्पना करना कठिन था कि ये जानवर की नसें किस तरह के डरावने जानवर की थीं। एक दूसरे के बगल में रखी गई ली तियानमिंग की जानवर की नसें छोटे कीड़े की तरह लग रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या नौसिखिए हो, इन दयनीय जानवरों जैसी नसों को देखो, साफ तौर पर मर्दाना ताकत की कमी है। और मेरी तो देखो, मोटी, लंबी, तुम्हारी तुलना में ज्यादा बढ़िया। लड़की साफ तौर पर उससे घृणा कर रही थी। लेकिन यह इतना अजीब क्यों लगा? चलो देखते हैं कि क्या तुम बाद में भी शेखी बघार सकती हो। मत भूलना कि तुम्हारी जानवर जैसी नसें अंततः मेरी भी हो जाएंगी। ली तियानमिंग ने अपमान का जवाब दिया। कुछ समय बाद उनकी जानवर नसें एक दूसरे से जुड़ने लगी। जबकि चूजे की जानवर नसें बहुत मोटी हो सकती हैं, इससे जुड़ने की प्रक्रिया अब और मुश्किल नहीं हुई क्योंकि यह वास्तविक शारीरिक संबंध के बजाय किसी तरह की सक्रियता थी। जब तक दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते थे, तब तक दोनों जानवर नसें अंततः विलीन हो जाती थी और एक पूर्ण परिसंचरण बनाती थी। ली तियानमिंग कोई नौसिखिया नहीं था, लेकिन जब पहली पशु नस जुड़ी तभी उसे एहसास हुआ कि अनंत नारकीय फीनिक्स का रक्त उसके शरीर के लिए कितना कुछ कर सकता है। बिल्कुल नहीं। एक बार जब उनकी जानवर की नसें जुड़ गईं, तो यह एक ड्रैगन के सेंटीपीड से जुड़ने जैसा था। ली तियानमिंग को अपनी खुद की जानवर की नसें भी ड्रैगन में बदलती हुई महसूस हो रही थी। जैसे ही ड्रैगन उसके शरीर में दहाड़ता था, वह स्पष्ट रूप से जानवर के खून को अपने धड़ से गुजरते हुए महसूस कर सकता था, जो उसके शरीर के हर इंच को बदल रहा था। एक पल के लिए इसने उसे खुद को एक अनंत नरक फीनिक्स जैसा महसूस कराया। उसके 4 पंखों वाले गोल्डरोक ने पहले भी उसके शरीर को बदला था, लेकिन इस हद तक नहीं। यह एक असली आदिम अराजकता जानवर की शक्ति होनी चाहिए। ली तियानमिंग जानता था कि यह उसके लिए एक बड़ा अवसर था। यह स्पष्ट था कि ली तियानमिंग एक बदला हुआ व्यक्ति था क्योंकि उसकी आंखें चमक रही थी। एक बार जब उसकी जानवर की नस चूजे के आकार की हो गई, तो कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, साथ ही जानवर की नस के चरण के पहले स्तर पर उनकी विजय भी पूरी हो जाएगी। अगला कदम स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को जानवर की के रूप में उनकी पशु शिराओं में अवशोषित करने के लिए साधना तकनीकों का उपयोग करना था। जानवर की गुणवत्ता तकनीक की गुणवत्ता और जीवनबद्ध जानवर के रक्त जैसे कारकों द्वारा तय की जाएगी। ली तियानमिंग ने डार्क गोल्ड बीस्ट की बनाने के लिए फ्लेमहेवन में उपलब्ध सबसे अच्छी तकनीक डार्क गोल्ड तकनीक का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह डार्क गोल्ड तकनीक तैयार कर रहा था, लड़की ने झपट्टा मारा। तुम क्या कर रहे हो? ये किस तरह का कचरा है? तुम्हारा क्या मतलब है? ली तियानमिंग स्पष्ट रूप से भ्रमित था, क्योंकि यह कचरा फ्लेमहेवन में सबसे अच्छी तकनीक थी। बस चुप रहो और मुझे साधना का नेतृत्व करने दो। हम इसे मेरे तरीके से करेंगे, इटरनल इन्फर्नल कोडेक्स के तरीके से। क्या इससे पहले कि ली तियानमिंग कोई प्रतिक्रिया दे पाती, कुछ अकल्पनीय घटित हुआ। एक जीवनबद्ध जानवर साधना का नेतृत्व कर रहा है, और उसकी अपनी साधना तकनीक है। लेकिन जिस क्षण इटरनल इन्फर्नल कोडेक्स चलना शुरू हुआ, उसे स्पष्ट हो गया कि डार्क गोल्ड तकनीक वास्तव में केवल कचरा ही कहलाने योग्य है। पूरे 3 साल तक साधना न करने के बाद फिर से साधना करने में सक्षम होने के रोमांच ने ली तियानमिंग की आत्मा को जला दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक पूरी रात बीत चुकी थी, जिसमें ली तियानमिंग और उसकी छोटी लड़की दोनों ने बीस्ट ट्विन स्टेज के तीसरे स्तर पर सफलता हासिल की। यह सच था कि ली तियानमिंग के पास कुछ नींव थी। फिर भी ऐसी गति पूरे देश में अनसुनी थी। यहां तक कि उसका शरीर भी एक शाश्वत नरकीय शरीर बन गया, कुछ हद तक छोटी लड़की के समान। ऐसे शरीर में अपार शक्ति और गति थी, पागल क्षमता की तो बात ही छोड़िए। बीस्ट वेन चरण के तीसरे स्तर से यह बीस्ट की यह डार्क गोल्ड तकनीक के साथ 5वें स्तर पर मेरे पास मौजूद बीस्ट की से भी अधिक मजबूत लगता है। जैसे ही अनंत नरकीय जानवर की उसकी 3 जानवरों की नसों से गुजरा, ली तियानमिंग ने कल्पना की कि उसके शरीर से लावा बह रहा है। जानवर की ने उसे एक ज्वालामुखी में बदल दिया था, जो किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार था। मेरे जीवन बाध्य स्थान में अभी भी 9 अन्य अंडे हैं, और उनमें से एक में पहले से ही फूटने के संकेत दिख रहे हैं, बस अभी तक कोई दरार नहीं है। अगली बार यह किस तरह का आदिम अराजकता जानवर होगा? ली तियानमिंग इस बात को लेकर उत्सुक था कि अगला अंडा और बाकी अंडे उसे क्या दे सकते हैं। क्या यह संयोग से हो सकता है कि उसने अपने जीवनबद्ध जानवरों के रूप में सभी 10 आदिम अराजकता जानवरों को प्राप्त कर लिया हो? मैंने एक बार सोचा था कि मेरा सपना खत्म हो गया है, कि मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा।
मेरी माँ द्वारा हर दिन मेरा हौसला बढ़ाने के बावजूद मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। लेकिन स्वर्ग ने अभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। ली तियानमी लिन शियाओटिंग म्यू किंग की, बस तुम इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। मैं वह सब वापस लाऊंगा जो तुमने मुझसे छीना है, और बेशक तुम्हारा जीवन भी। ली तियानमिंग ने खिड़की से बाहर देखा और भविष्य में जो कुछ भी करना चाहता था उसकी योजना बना रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपनी मां को और अधिक चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। उसकी मां वेई जिंग पहले से ही एक अशांत जीवन जी रही थी, और फ्लेमेलो स्कियंस इंस्टीट्यूट से उसके निष्कासन ने मामले को और भी बदतर बना दिया। इन 3 वर्षों के दौरान उसकी सारी पीड़ा और लाचारी उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गई थी। सहजीवी साधना समाप्त होने और छोटी चूजे के सो जाने के बाद भी ली तियानमिंग अभी भी साधना कर रहा था। आज उसकी मां का जन्मदिन था। वह कितनी खुश होगी अगर वह मुझे फिर से अपने आप को संभालते हुए देखेगी, और यह कि मेरा फिर से भविष्य है। फिर से खेती करने की शक्ति का मतलब ये भी है कि मैं और अधिक स्पष्ट स्पिरिट घास इकट्ठा कर सकता हूं, जिससे उसका जीवन और लंबा हो जाएगा। पिछले 20 वर्षों से जिस परिवार के सदस्य ने उसका पालन पोषण किया था, ली तियानमिंग बस यही चाहता था कि वह उसका प्रसन्न चेहरा देख सके। लेकिन इसी समय उनके घर के बाहर शोर मच गया। ऐसा लगा जैसे कोई उनके घर में घुस आया हो। वेई जिंग, ली तियानमिंग, खुल जाओ। हमारे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास युगों का पशु प्रधान। अध्याय 3। यदि आप गलत व्यक्ति से मिलते हैं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। युगों का पशु प्रधान। अगर आप गलत व्यक्ति से मिले तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 3। यदि आप गलत व्यक्ति से मिलते हैं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ली तियानमिंग के पिता ली यानफेंग फ्लेमहेवन के गवर्नर थे, जबकि उनकी मां वेई जिंग महिला गवर्नर थी। मां और बेटा दोनों ही कई सालों से रेन एप्रिसिएटिंग पवेलियन में रह रहे थे। ये गवर्नर की जागीर में सबसे बेहतरीन निवास था, जो एक समय में जागीर में वेई जिंग की स्थिति का संकेत था। ली तियानमिंग ने अफवाहों के जरिए सुना था कि वेई जिंग में अपनी युवावस्था में प्रतिभा और कौशल दोनों थे, और वह एक देश भर की खूबसूरत महिला भी थी। वह उस समय बहुत प्रभावशाली थी, और अंत में उसने उसके पिता से शादी कर ली थी। हालांकि वेई जिंग ने ली तियानमिंग को जन्म देने के बाद उसे कुछ अजीब बीमारी हो गई थी। इसने उसकी और उसके जीवन यापन करने वाले जानवर की उम्र को तेज कर दिया था। आज वह केवल 40 वर्ष की थी, लेकिन उसकी उम्र उसके सिर पर सफेद बालों से भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वह मौत के दरवाजे पर थी। केवल उसके चेहरे की रूपरेखा ही उसकी सुंदरता का संकेत देती थी। अपने बेटे की तरह उसका जीवन बाधित जानवर भी एक 4 पंख वाला गोल्ड रोक था, जो वर्तमान में जमीन पर फैला हुआ था। उसके लगभग सभी पंख झड़ चुके थे और उसकी हरकतें सुस्त थीं। कभी कभी तो हिलना डुलना भी संभव नहीं था। ऐसा बहुत कम होता था कि कोई मालिक अपने जानवर के साथ बीमार हो जाए। माना जाता है कि उसने दूर दूर तक यात्रा की थी, लेकिन उसे कभी कोई इलाज नहीं मिला था। इस डर से वह आधे साल के भीतर बुढ़ापे से गुजर जाएगी। वे ज्यादातर रेन एप्रिसिएटिंग पवेलियन में ही रहते थे और कभी बाहर नहीं जाते थे, शायद ही कभी किसी से मिलते थे। इसलिए यह अप्रत्याशित था कि वेई जिंग के जन्मदिन पर कोई अचानक आ जाएगा। 2 महिलाएं अंदर आईं। एक लाल पोशाक में थी, जो हर तरह से एक सुंदर और सुसंस्कृत मैडम लग रही थी, अगर उसकी लंबी और संकीर्ण आंखें न होती, जो उसके भयावह स्वभाव का संकेत देती थी। दूसरी एक युवा लड़की थी जो एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह कपड़े पहने हुए थी। उसका शरीर सुगठित था और वीरता की भावना से भरपूर था। जाहिर है, वह योद्धाओं के परिवार में पैदा हुई थी। उसकी आंखों में वह अहंकार भरा हुआ था जो केवल उच्च पद पर होने से ही आता है। या और अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो यह अहंकार था। तीसरी बहन जुएजियाओ। वेई जिंग बाहर आई। वह मैडम ली यानफे की तीसरी पत्नी थी, जिसे मैडम हुआंग कहा जाता था। वर्मिलियन बर्ड में पुरुषों को 3 पत्नियां और 4 रखैले रखने की अनुमति थी। एक पत्नी के रूप में मैडम हुआंग का मनो में उच्च दर्जा था, और फ्लेमहेवन में उनके परिवार का भी बहुत महत्व था। उनके बगल में बैठी छोटी लड़की उनकी बेटी ली जुएजियाओ थी, जो ली तियानमिंग की छोटी सौतेली बहन थी। उसकी प्रतिभा खराब नहीं थी, और पिछले 3 सालों में उसने फ्लेमहेवन में उल्कापिंड की तरह तरक्की की थी। बड़ी बहन, क्या आप ठीक है? मैडम हुआंग ने उन्हें देखते ही तुरंत मुस्कुरा दिया और अपनी बेटी को अंदर ले आई। कब्र में एक पैर होने के बावजूद वह कितनी अच्छी हो सकती है। ली जुएजियाओ की आंखें खुशी से चमक उठी और वह बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सकी। यह शिष्टता है। मैडम हुआंग ने उसे कड़ी नजर से देखा, लेकिन डांटा नहीं। इसके बजाय वह मुस्कुराती रही। मैंने सुना है कि आज बड़ी बहन का जन्मदिन है। मिलॉर्ड ने विशेष रूप से एक उपहार मंगवाया है। वह आज थोड़ा व्यस्त है क्योंकि उसे कुछ मेहमानों का स्वागत करना है, इसलिए उसने मुझे अपनी जगह आने के लिए कहा।
ली जुएजियाओ लगभग जोर से हंस पड़ी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह क्या है? वेई जिंग थोड़ा उलझन में था। देखो, मैडम हुआंग ने एक दस्तावेज सौंपते हुए अपनी हंसी को रोका। वेई जिंग का हाथ थोड़ा कांप रहा था जब उसने दस्तावेज खोला। एक नजर में, ये स्पष्ट रूप से ली यानफेंग द्वारा जोरदार सुलेख से लिखा गया था। बस एक संक्षिप्त अवलोकन ने वेई जिंग की आंखों को लाल कर दिया और वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। केवल ली तियानमिंग के सहारे ही वह बैठ पाए। ली तियानमिंग ने भी इस पर नजर डाली। हालांकि लहजा विनम्र था और बात को घुमा फिराकर पेश किया जा रहा था, लेकिन मुख्य संदेश स्पष्ट था, ये तलाक पत्र था। उन्होंने बताया कि वे इन वर्षों में वेई जिंग की संगति के लिए कितने आभारी हैं और साथ ही परिवार में उनके योगदान के लिए भी। फिर कुछ देर तक वाक्पटुता से बोलते रहे। अंत में, उन्होंने वेई जिंग को जागीर छोड़ने के लिए आमंत्रित किया। यह न केवल मुख्य पत्नी के रूप में उनकी भूमिका को समाप्त करना था, बल्कि राज्यपाल की मालकिन के रूप में उनकी पहचान को भी समाप्त करना था। संक्षेप में, उसे बेदखल किया जा रहा था। फिर इसमें ली तियानमिंग का जिक्र किया गया। शब्द रूखे थे, उसे भी साथ लाने के लिए कहा गया, जिससे पहली पत्नी के बेटे के रूप में उसका दर्जा साफ तौर पर खत्म हो गया। यह उल्लेख करना जरूरी था कि ली तियानमिंग हमेशा से ही फ्लेमहेवन के भावी गवर्नर थे। यह फ्लेमहेवन के लिए एक बड़ी घटना थी, लेकिन यहाँ ये सिर्फ एक साइड नोट था। हालांकि इससे पता चलता है कि ली यानफेंग कितना निर्दयी था। अगर ये 3 साल पहले हुआ होता तो इससे बड़ी हलचल मच जाती, लेकिन अब यह एक मामूली बात थी। आखिरकार इन दिनों ली तियानमिंग के बारे में ध्यान देने लायक एकमात्र बात यह थी कि कैसे उसने म्यू किंग का पीछा किया था और असफल होने से पहले ड्रग्स का सहारा लिया था। ली तियानमिंग हमेशा से जानता था कि दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो दूसरों को तब लात मारना पसंद करते हैं जब वे नीचे गिरे होते हैं। वो ये भी जानता था कि ली यानफेंग हृदयहीन है। हालांकि उसने कभी यह निष्कर्ष नहीं निकाला था कि यह उसके पिता ही होंगे जिन्होंने अंत में उसे तब लात मारी जब वह नीचे गिरा हुआ था। 3 साल तक वापस आने के बाद ली यानफेंग अक्सर नहीं आया था, लेकिन वह कम से कम अपनी मां के जन्मदिन पर आता था। ली तियानमिंग और उसके पिता का रिश्ता बचपन से ही पानी और आग की तरह था, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी अपनी बीमार मां के बारे में ज्यादा चिंता नहीं दिखाई थी। इग्निस पोलिस से लौटने के बाद से यह और भी खराब हो गया था, जहां उन्होंने 3 वाक्यों का आदान प्रदान भी नहीं किया था। इन 3 सालों में उस व्यक्ति की नजर उस पर उसकी सामान्य निराशा से नग्न अवमानना और फिर अंततः उदासीनता में बदल गई थी। जब वह पिछले साल अपनी मां के जन्मदिन के दौरान मिलने आया था, तो उसने जल्दी से जाने से पहले बस एक संक्षिप्त नजर डाली थी। ईमानदारी से कहें तो यह मान लेना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह सिर्फ ये देख रहा था कि क्या वह मर चुकी है। ये दयनीय महिला अभी भी ली यानफेंग के रिश्ते में अपनी भूमिका निभाने का इंतजार कर रही थी। ली तियानमिंग ये भी नहीं समझ पा रहा था कि इस रिश्ते के लिए वेई जिंग ने कितनी कीमत चुकाई है। इस तरह के अंत से उसे चुकाया जाना किसी को भी क्रोधित कर सकता है। अगर आप गलत व्यक्ति से मिले तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैडम हुआंग और ली जुएजियाओ ने ली तियानमिंग और वेई जिंग के हाव भाव देखे और वे खुद को रोक नहीं पाए। ली जुएजियाओ ने मैडम हुआंग की बांह पकड़ ली और अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सच में, पिताजी हमेशा पुराने जमाने के दिखते हैं, लेकिन वे जन्मदिन पर बहुत ही शानदार तोहफे भेजते हैं। बड़ी बहन, मिलॉर्ड से नाराज मत होइए। ये सब निश्चित रूप से आपके और तियानमिंग के लिए है। आखिरकार आप अभी भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिसका उपयोग लोग आसानी से पुराने मालिक की आलोचना करने के लिए कर सकते हैं। बहादुर भी जानता है कि कब पीछे हटना है। बड़ी बहन समझती है कि यह एक गुण है ना? मैडम हुआंग ने गंभीरता से कहने के लिए अपनी हंसी वापस ली। मिलॉर्ड ने भी कुछ योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने इन आत्मा रत्नों को तैयार करने का प्रयास किया है। ये मूल्यवान वस्तुएं केवल जानवरों के स्वामी ही उपयोग कर सकते हैं, प्रत्येक की कीमत कई सोने के टुकड़ों से अधिक है। यह आपको जीवन भर के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त है। उसने एक थैला निकाला और उसे वेई जिंग की ओर वैसे ही फेंक दिया जैसे कोई भिखारी को भीख देता है। मुझे तुमसे वाकई जलन हो रही है। मैं भीख मांगकर भी इतने सारे स्पिरिट रत्न नहीं पा सकता था, ली जुएजियाओ ने ईर्ष्या से कहा। तुच्छ लोग वास्तव में कुछ और ही होते हैं। ये दोनों और उनके ताने किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। ली तियानमिंग ने मान लिया था कि उसकी मां को तकलीफ हो रही है और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन निराशा के शुरुआती क्षणों के बाद वह अप्रत्याशित रूप से अविश्वसनीय रूप से शांत हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह की समझ पर पहुंच गई थी। वास्तव में इसके अपने सकारात्मक पहलू हैं। हम दोनों पर अब एक दूसरे के लिए कोई दायित्व नहीं है, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। बड़ी बहन, अगर यह वाकई बहुत मुश्किल है तो बेझिझक रो। वास्तव में मैं तुम्हें अपना कंधा भी उधार दूंगा। मैडम हुआंग ने अपने हिलते हुए मुंह को छिपाने के लिए अपना मुंह ढक लिया। इस पर ली तियानमिंग क्रोधित हो गया। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को भाग जाना चाहिए, है ना?
बड़े भाई तियानमिंग, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जानते हो क्यों हम दोनों तुम्हें सूचित करने के लिए यहाँ है? पिताजी ने पहले ही वादा किया है कि अब से रेन एप्रिसिएटिंग पवेलियन हमारा है। एक तलाकशुदा और एक अपंग, क्या तुम दोनों को भागना नहीं चाहिए? लू जुएजियाओ ने अपनी बाहें पार कर ली, उसकी आंखें उपहास से भर गईं। जुएजियाओ सही कह रही है। बड़ी बहन, हम दोनों के बीच सालों से जो रिश्ता है, उसके कारण मैं उसे मुश्किल नहीं बनाऊंगी। मैं तुम्हें सामान समेटने के लिए आधे घंटे का समय दूंगी। मैडम हुआंग ने भौहें सिकोड़ते हुए हंसी। ली तियानमिंग खुद इस बात पर लगभग हंस रहे थे। ये सभी लोग वास्तव में पिछले वाले से भी ज्यादा निर्दयी थे। अगर उनके पास ये सौभाग्य न होता तो वाकई उनका यही अंत होता। हालांकि उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसकी मां को ऐसा अनुचित व्यवहार क्यों सहना पड़ा? अगर उन्हें जाना भी पड़े तो वे इसे बड़े ही शानदार तरीके से करेंगे। कुछ बेघर कुत्तों की तरह नहीं जिन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही उसने ली यानफेक का सामना करने का फैसला किया, उसकी मां, जो हमेशा उसे समझती थी, ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके नाजुक शरीर की ताकत उसकी इच्छाशक्ति का सबूत थी। हम चले जाते हैं, तियानमिंग। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम खुश हो सकें। जब हम नीचे गिर जाते हैं तो व्यर्थ संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम वापस आओगे तो हम अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लेंगे। इन सरल शब्दों ने ली तियानमिंग को अंदर तक झकझोर दिया। आखिरकार उसे पता था कि उसकी मां कभी भी कोई सरल व्यक्ति नहीं थी। अगर उसकी अजीब बीमारी न होती तो यह मैडम हुआंग इतनी आत्मसंतुष्टता से मुस्कुराती हुई वहां नहीं होती। वापसी, मजाक बंद करो। तुम्हारे बेटे का जीवन बंधित जानवर जीवन मर चुका है, और उसकी बेशर्म हरकतों से भी। अगर फ्लेमहेवन का मजाक वापस आ सकता है तो ठीक है, वह दिन होगा जब सुअर पेड़ों पर चढ़ेंगे। ली जुएजियाओ ने नाक भान सिकोड़ी। चुनौती स्वीकार है। मुझे लगता है कि मेरे पास आज तुम्हें पेड़ पर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ली तियानमिंग की आंखें गुस्से से चमक उठी और वे उसे घूरने लगे। एक चुनौती, बड़े भाई तियानमिंग। मैं अपंगों से पीछे नहीं हटता, तुम्हें पता है। ली जुएजियाओ की मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा ठंडा हो गया। अभी भी याद है, जब तुम खेलने के लिए भागे थे और तुम्हारा अपहरण कर लिया गया था, तो मैं ही था जो 3 दिन और 3 रातों तक उनका पीछा करता रहा और पीछे सुराग छोड़ता रहा जिससे तुम्हें आखिरकार बचाया जा सका। अगर ऐसा ना होता तो तुम पहले से ही किसी अंधेरे, सुनसान कोने में एक अकेली लाश होती। और फिर भी, ली तियानमिंग की आंखें सिकुड़ गईं। कुछ लोग वास्तव में कृतज्ञता नहीं जानते। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना मजाक है, तियानमिंग। इसलिए मुझे तुम्हें बचाने का अफसोस है। मैं एक दयालु, उदार, बड़ा भाई हूँ। हमारे यहाँ 3 पेड़ हैं। मैं तुम्हें चुनने दूंगा कि तुम यहाँ रहते हुए किस पेड़ की यादों को संजोना चाहते हो। नारंगी, टिड्डे या छत्र का पेड़। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 4 धधकती हुई ताड़ का पेड़ जिसने एक सुअर को पेड़ पर चढ़ा दिया। युगों का पशु प्रधान, धधकती हुई हथेली जिसने एक सुअर को पेड़ पर चढ़ा दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 4 धधकती हुई ताड़ का पेड़ जिसने एक सुअर को पेड़ पर चढ़ा दिया। जैसा कि ली यानफेन की बेटी से उम्मीद थी, ली जुएजियाओ ने पिछले 3 सालों में जबरदस्त सुधार दिखाया था। वह मात्र 15 साल की उम्र में 5वें स्तर के बीस्ट ट्वेन तक पहुंच गई थी। उसका जीवनबद्ध जानवर एक फ्लेमिंग हॉक, एक अग्नि प्रकार का पक्षी जीवनबद्ध जानवर था। ली जुएजियाओ ने अपने जीवनबद्ध स्थान से अपने फ्लेमिंग हॉक को बुलाया, जो कि जीवनबद्ध जानवर की साधना के लिए सबसे आदर्श स्थान है, इससे पहले कि ली तियानमिंग अपना ताना पूरा कर पाता। धधकती हुई बड़ी चिड़िया ली जुएजियाओ के ठीक ऊपर मंडरा रही थी। उसके पंखों से आग की चिंगारी निकल रही थी। उसकी नजर तेज और भेदी थी क्योंकि वह इलाके का मुआयना कर रहा था। इसकी सबसे खास विशेषता निस्संदेह उसके पंजे थे, जिसकी धारदार नोक पर जलती लाल लो जहर से लिपटे खंजर की याद दिलाती थी। बड़े भाई तियानमिंग, चूंकि अब आपके पास कोई जीवित जानवर नहीं है, तो क्यों ना मैं एक तरफ खड़ा रहूं जबकि हु लिंग आपको हल्का भून रहा है। ली जुएजियाओ स्पष्ट रूप से खुश था। आपको किसने बताया कि मेरे पास कोई जीवित जानवर नहीं है? ली तियानमिंग अपने कमरे में चला गया, जहां चूजा अभी भी सो रहा था। तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? हर कोई जानता है कि तुम्हारे मिडास के सारे पंख नोच लिए गए थे और वह एक दयनीय मौत मर गया। ली तियानमिंग ने उसे अनदेखा करते हुए कमरे में प्रवेश किया और चूजे को बाहर निकाला, जो अभी भी गहरी नींद में था। जब उसने उसे पैरों से पकड़ा तो वह हिलने लगा। अरे, मैं अपने 3000 हर्मेट्स के साथ मजे कर रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? अनंत नरकीय फीनिक्स स्पष्ट रूप से पैरों से लटके जाने से खुश नहीं था। ली जुएजियाओ की बात करें तो वह चूजे को देखते ही जोर से हंस पड़ी थी। बड़े भाई तियानमिंग, क्या ये कोई मजाक है? मुझे यकीन है कि तुम एक बेहतरीन कॉमेडियन बनोगे।
क्या तुम्हें ये चूजा खून के रिश्ते से मिला है? रक्त संधि वह प्रक्रिया थी जिसके तहत एक पशुपालक जो पहले अपने जीवन बाधित पशु को खो चुका था, एक संभावित प्रतिस्थापन पा सकता था। इसमें एक विशेष बलि तकनीक का उपयोग शामिल था, जिसमें पशुपालक एक नवजात जंगली जानवर में जबरदस्ती अपना खून इंजेक्ट करता था ताकि उसे अपने जीवन बाधित पशु में बदल सके। ये जंगली जानवर आमतौर पर जंगल में पाए जाते थे, किसी भी मालिक के नहीं होते थे और बेहद आक्रामक होते थे, आमतौर पर अपनी नजर में आने वाली किसी भी चीज पर हमला कर देते थे। चूजा अभी भी ली तियानमिंग के हाथों में संघर्ष कर रहा था जब तक कि उसने फ्लेमिंग हॉक को नहीं देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाह, कितनी हॉट लड़की है। क्या तुम मेरे बच्चे चाहते हो? लड़की ने अपने अश्लील इरादे जाहिर करने में कोई संकोच नहीं किया। न केवल आपके पास जीवनदायी जानवर के रूप में एक मुर्गी है, बल्कि यह भी आपकी तरह ही विकृत है। ली जुएजियाओ ने तिरस्कारपूर्वक कहा, हुओ लिंग, इसे खा जाओ। फुफकार। ज्वलंत बाज लाल रंग में बदल गया और उस छोटी सी लड़की पर झपटा, जो खुशी से चिल्लाने लगी। ये पहली नजर का प्यार होगा। अपने छोटे पंख फड़फड़ाते हुए छोटा चूजा बाज की ओर दौड़ा, भले ही आकार में स्पष्ट अंतर था। अपने आप को मूर्ख मत बनाओ, तुम्हारा आकार किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकता। चूजे की साहसिक हरकतों से ली तियानमिंग को हल्का सिरदर्द महसूस हुआ, लेकिन सच कहूं तो वह चिंता की एक बूंद भी नहीं जुटा सका। आखिरकार चूजा बहुत मजबूत था। इससे बचने की कोशिश करो, तियानमिंग। ली जुएजियाओ ने भी अपनी चाल चली थी। उसकी हरकतों के आधार पर यह संभावना थी कि वह ब्लेजिंग पाम का इस्तेमाल करने वाली थी। उसके हाथों से लपटें फूट पड़ी, जिससे उसकी हथेली पर क्रिम्सन बीस्ट की से एकत्रित आंतरिक ऊर्जा छा गई। एक भयावह चाल के रूप में प्रसिद्ध धधकती हथेली की चिंगारी अपने शिकार को आसानी से भस्म करने में सक्षम थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हथेली के प्रभाव से हर एक हड्डी चकनाचूर हो जाती थी। अपनी आंखों में निर्दयी चमक के साथ ली जुएजियाओ ने हथेली को सीधे ली तियानमिंग की छाती की ओर निर्देशित किया। पाव। उसे आश्चर्य हुआ कि ली तियानमिंग ने 1 इंच भी नहीं हिलाया और उसके हमले की पूरी ताकत सीधे उसकी छाती पर झेली। यह एक सीधा प्रहार था जो उसके आंतरिक अंगों को घायल या चकनाचूर कर सकता था। उसके बाद जो जोरदार ठोस धमाका हुआ, वह निश्चित रूप से उसे मौके पर ही मृत घोषित करने के लिए पर्याप्त था। अपने भाई की हत्या करने के बाद ली जुएजियाओ घबरा गई। जुएजियाओ, क्या आप डाइट पर हैं? ली तियानमिंग के चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान तैर गई। हैरान ली जुएजियाओ ली तियानमिंग की पूरी तरह से सुरक्षित छाती को देखकर दंग रह गया। ये कैसे संभव था? दुर्भाग्य से ली तियानमिंग को पूरी तरह से आग से प्रतिरक्षा प्राप्त हुई। यह उन कई वरदानों में से एक था जो उसे एटर्नल इन्फेनल फीनिक्स के साथ संबंध बनाने से मिले थे। उसका एटर्नल इन्फेनल बीस्ट की पहले से ही अस्तित्व में सबसे गर्म प्रकार का मैग्मा था। आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। देखो, यह असली ब्लेजिंग पाम है। ली तियानमिंग ने ली जुएजियाओ की घबराहट का फायदा उठाया और तेजी से अपना कदम बढ़ाया, जो उसने पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेज था। इससे पहले कि ली जुएजियाओ कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, एक ब्लेजिंग पाम पहले ही उसके चेहरे की ओर बढ़ चुका था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पाव। आह! एक जोरदार और तीखी ताली की आवाज आसपास गूंज उठी, जिसके तुरंत बाद एक खौफनाक चीख सुनाई दी। एटर्नल इन्फेनल बीस्ट की भयानक शक्ति का मतलब था कि यह कोई सामान्य थप्पड़ नहीं था। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया, जले हुए खंडहर में बदल गया, क्योंकि उसका शरीर हवा में उछलकर बगीचे में सबसे ऊंचे छत्र के पेड़ से जा टकराया। टूटे हुए दांत, जमा हुआ खून और लार कुछ ही क्षणों बाद जमीन पर बिखर गए, जो उस सामान्य थप्पड़ के पीछे की ताकत का प्रमाण था। धमाका। कुछ सेकंड बाद ग्रेविटी जाग गई और उसे एक क्रूर झटके के साथ वापस जमीन पर गिरा दिया। गिरने से उसका शरीर लगभग टूट गया और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक भयानक दर्द हुआ। क्या आप 5वें स्तर के बीस्ट वेन में नहीं हैं? निश्चित रूप से आप इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं। क्या हम दूसरे राउंड पर आगे बढ़ें? नहीं, कृपया बड़े भाई तियानमिंग, मैंने गलती की, नहीं कृपया। ली जुएजियाओ डर के मारे चिल्लाए, लेकिन इससे ली तियानमिंग को उसके चेहरे पर एक और मुक्का मारने से नहीं रोका जा सका। पाव। आह! वह और भी जोर से चीखी, क्योंकि उसके मुंह से और दांत निकल आए। एक बार फिर उसे पेड़ पर भेजा गया, लेकिन इस बार वह उसकी शाखाओं में फंस गई। उसकी त्वचा का 1 इंच भी ऐसा नहीं बचा था जो शाखाओं से खरोंचा और फटा न हो, और उसके बर्बाद गालों से आंसू बहने लगे। जिस तरह से वह चिल्ला रही थी, वह वाकई सुअर की तरह लग रही थी, ली तियानमिंग ने सोचा। इस घूमते हुए सुअर को 100 अंक, मैं कहूंगा। और यह पेड़ पर एकदम सही तरीके से उतरा। ली तियानमिंग ने टिप्पणी की, धीरे से ताली बजाते हुए वह अपने काम पर आश्चर्यचकित था। वह अपनी मां की राहत भरी मुस्कान देखकर मुस्कुराया। वेई जिंग के लिए तलाक का पत्र उसके लिए अपने बेटे की वापसी देखने के मुकाबले कुछ भी मायने नहीं रखता था। बहुत बढ़िया, बेटा, उसने उसे अंगूठा दिखाया, जैसा वह हमेशा करती थी। खैर, मेरे पास अच्छे जीन हैं।
ली तियानमिंग ने प्रशंसा का जवाब दिया। उसी क्षण वह पुनः युवा लगने लगी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसकी पूर्व सुंदरता की ओर संकेत कर रही थी। ये वह क्षण था जब मैडम हुआंग ने चीखकर कहा, बचाओ, ली तियानमिंग ने हत्या कर दी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान। अध्याय 5 गंतव्य स्वर्ग का पवित्र स्थान। युगों का पशु प्रधान। गंतव्य स्वर्ग का पवित्र स्थान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 5 गंतव्य स्वर्ग का पवित्र स्थान। मैडम हुआंग ये दृश्य देखकर सदमे में आ गई। इसके अलावा ली जुएजियाओ अभी भी पेड़ पर थी। ली यानफे की पत्नियों और रखैलों में से मैडम हुआंग एकमात्र ऐसी थी जिसके पास खेती के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए वह केवल पेड़ के नीचे रह सकती थी और पागलों की तरह बड़बड़ा सकती थी। इस प्रक्रिया में जमीन पर गिर गई। ली तियानमिंग, तुम अब वारिस नहीं हो। चूंकि तुमने मेरी बेटी को छुआ है, इसलिए तुम्हें एक अप्रिय मौत मिलेगी। हालांकि उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। मार्शल दाओ के बारे में उसकी समझ में कमी हो सकती है, लेकिन हर कोई जानता था कि ली तियानमिंग अपंग था। ये कैसे हुआ? चुप रहो। ली तियानमिंग ने मैडम हुआंग को लात मारी, जो रेंग कर आई थी, और उसके चेहरे पर जोरदार लात मारी। कई बार लुढ़कने के बाद उसका चेहरा पत्थर से जा टकराया, जिससे वह खून से लथपथ और चोटिल हो गया। एक और आवाज और मैं तुम्हारी जीभ उखाड़ लूंगा, ली तियानमिंग ने चिल्लाया। मैडम हुआंग ने विनम्रतापूर्वक चुप्पी साधने से पहले फुसफुसाया। सौभाग्य से रेन एप्रिसिएटिंग पेविलियन में लोग नहीं थे, अन्यथा वह निश्चित रूप से काफी ध्यान आकर्षित करती। माँ बेटी की जोड़ी को ली तियानमिंग, विशेष रूप से ली जुएजियाओ ने बेसुध कर दिया था। वह अभी भी पेड़ से लटकी हुई थी, उसका आधा चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था। अब से शायद कोई सुअर उससे ज्यादा सौंदर्य प्रतियोगिताएं जीतेगा। हालांकि असली आंख खोलने वाली बात उस छोटे पीले चूजे से आई, जो फ्लेमिंग हॉक को चीरने में व्यस्त था। चूजा जब इधर उधर भाग रहा था, तो खूनी छेद लगातार उभर रहे थे, और वह बेपरवाही से चोंच मार रहा था। अरे सुंदरी, संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी तुम्हें बचाने वाला नहीं है। छोटी लड़की ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए विशालकाय फ्लेमिंग हॉक को जमीन पर दबा दिया। मेरा उपकार तुम्हारा विशेषाधिकार है। पीली छोटी चिड़िया झपटने की कगार पर थी, जिससे ली तियानमिंग पूरी तरह से हैरान हो गया। आखिर इस छोटी सी चिड़िया के पास फ्लेमिंग हॉक को संभालने के लिए उपकरण कहां से आए? छोटा लड़का रुक गया, क्योंकि उसे कुछ अप्रिय महसूस हुआ। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त है, भाई। ली तियानमिंग ने जल्दी से उसे खींच लिया। तुम क्रॉस ड्रेसिंग नगेट, मुझे फिर से तुम्हें देखने मत देना। छोटी लड़की ने थूका और गतिहीन पक्षी पर कुछ मिट्टी फेंकी, क्योंकि वह दूर चला गया। यहां तक कि वेई जिंग भी हंसी में झूम रही थी। किसी तरह आज उसका सबसे दुखद और सबसे खुशी का दिन था। ली तियानमिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ठीक हो जाओगे। मैं यह नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हें निश्चित रूप से 100 गुना वापस दूंगा। ली जुएजियाओ ने आखिरकार पेड़ से छलांग लगा दी, उसके चेहरे पर कुछ दवा लगाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं फ्लेमहेवन नहीं छोड़ूंगा। कभी भी आकर मुझे ढूंढो, लेकिन अपने चेहरे के दूसरे आधे हिस्से के बचने की उम्मीद मत करो। ली जुएजियाओ ने भौहें सिकोड़ी। आप फ्लेमहेवन नहीं छोड़ेंगे? समस्या। ली तियानमिंग के लिए उसे अभी भी यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना था। क्या तुम जानते हो कि पिताजी ने तुम्हें पद से हटाने और तुम्हारी मां को तलाक देने का फैसला क्यों किया? ली जुएजियाओ ने द्वेषपूर्ण ढंग से कहा। मैं सुन रहा हूं। पिताजी एक महिला से शादी करना चाहते हैं और उसे पहली पत्नी बनाना चाहते हैं। जाहिर है, तुम्हारी मां बीच में है। ली जुएजियाओ ने गर्व से कहा। वर्मिलियन बर्ड में, जो पुरुष राजा नहीं थे, वे 3 पत्नियां और 4 रखैले रख सकते थे। 3 पत्नियों में से एक पहली होगी, जबकि बाकी 2 बराबर की होंगी। ली यानफेग ने बहुत पहले ही कोटा पूरा कर लिया था। अगर उसे नई पत्नी चाहिए थी, तो उसे किसी को तलाक देना पड़ा, खासकर इस मामले में जहां उसे नई पहली पत्नी चाहिए थी। क्या वह अपनी बढ़ती उम्र में भी इसे संभाल पाएगा? ली तियानमिंग ने ठंडी सांस ली। आपको ये जानकर निश्चित रूप से खुशी होगी कि कौन शादी कर रहा है। बस ये कह दो, उस महिला का नाम लियू किंग है। वह 20 साल की है, तुमसे ज्यादा बड़ी नहीं है। वह एक मशहूर सुंदरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह लाइटनिंग मैनर की है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि इसके बाद भी फ्लेमहेवन में तुम्हारे लिए जगह होगी? लाइटनिंग मैनर। ली तियानमिंग एक बार फिर भड़क गया। लिन शियाओटिंग, जिसने मिडास को मार डाला था और उससे सेंटवेस्ट वार्सो लूट लिया था, लाइटनिंग मैनर का प्रत्यक्ष वंशज था। लाइटनिंग मैनर वर्मिलियन बर्ड में सबसे शक्तिशाली कबीला था। राष्ट्र के एक आधिपत्य के रूप में उनके पास असंख्य शक्तियां थीं, जो राष्ट्र के लगभग आधे हितों को नियंत्रित करती थी। पापा 10 दिन में एक भव्य शादी का आयोजन करने वाले हैं। अगर तुम भागकर नहीं गए, तो लाइटनिंग मैनर के लोगों ने तुम्हें देख लिया तो तुम मर जाओगे।
क्या 10 दिन बाद फ्लेमिलो सियोन्स इंस्टीट्यूट का चयन नहीं हो रहा है? ली तियानमिंग ने भौहें सिकोड़ी। यही असली वजह थी कि उसे यहाँ रहना पड़ा। उसे वापस इंस्टीट्यूट लौटना पड़ा। हो सकता है कि यहीं से उसकी प्रतिष्ठा गिर गई हो, लेकिन ये सभी युवा जानवरों के गुरुओं के लिए पवित्र भूमि भी थी। वे दोनों लोग आज भी वहीं थे। अगर उसे बदला लेना था तो उसे खुलेआम और खुलेआम संस्थान के शिष्य की पहचान के साथ वहां वापस लौटना था। फ्लेमहेवन में हर 4 साल में फ्लेमिलो सियोन इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए चयन होता था, और ली तियानमिंग 4 साल पहले सफल हुए थे। और इस बार वह फिर से स्लॉट चाहता था। इस तरह वह अपनी मां के साथ फ्लेमहेवन को शानदार तरीके से छोड़ सकता था। आखिरकार ली यानफेक को उन्हें बाहर भेजने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, न कि उन्हें बेघर कुत्तों की तरह बाहर निकालना होगा। ये सही है। पिताजी शादी को खुशनुमा बनाने के लिए चयन का उपयोग करना चाहते हैं। आखिरकार अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह उनका बेटा ही होगा जो योग्यता अर्जित करेगा। वह इस पर बहुत खुश नहीं लग रही थी। ये बेटा ली तियानमिंग को नहीं, बल्कि ली यानफेंग के दूसरी पत्नी और ली तियानमिंग के दूसरे भाई ली जिफेंग के बेटे को संदर्भित कर रहा था। वह ली तियानमिंग से 3 साल छोटा था और पिछले चयन में शामिल होने के लिए पर्याप्त उम्र का नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली जिफेग ने उन 3 सालों में तेजी से तरक्की की जब ली तियानमिंग अपंग हो गए थे, जिससे फ्लेमहेवन के नागरिकों ने उन्हें लगभग भुला दिया था। उनकी वर्तमान आयु और अवस्था लगभग ली तियानमिंग जितनी ही थी जब उन्होंने संस्थान में स्थान प्राप्त किया था। ली तियानमिंग ने शहर को शर्मसार कर दिया था, लेकिन ली जिफेग ने उम्मीद वापस ला दी थी। आखिरकार अधिक दूरस्थ शहरों में से एक होने के नाते फ्लेमहेवन के नागरिकों को उम्मीद थी कि उनके स्थानीय प्रतिभाशाली लोग संस्थान में जा सकते हैं और वर्मिलियन बर्ग के कोर से चुने गए लोगों को चुनौती दे सकते हैं। मैं समझ गया। ऐसा लग रहा था कि उसे इस शादी के लिए जरूर जाना होगा। ली जुएजियो उसे ये सब इसलिए बता रही थी ताकि वह वहां जाकर खुद को बेवकूफ बनाए और अपना बदला पूरा करे। हालांकि कुछ चीजें ऐसी थीं जो आपको स्वयं ही करनी पड़ती थी। इसमें लाइटनिंग मैनर की वह महिला और उसका बेरहम पिता भी शामिल था। उसने पहले सब कुछ खो दिया था, इसलिए उसे फिर से इस रास्ते पर चलने और सब कुछ वापस पाने के लिए हिम्मत की जरूरत थी। दरअसल एक और बात भी महत्वपूर्ण थी। ली तियानमिंग ने 16 साल की उम्र में एक बार वेई जिंग से पूछा था कि क्या उसकी अजीब बीमारी का इलाज करने का कोई तरीका है, और उसने जवाब में एक जगह बताई थी, फ्लेमिलो साइंस इंस्टीट्यूट का स्वर्ग का अभयारण्य। उसने कभी इस बात पर विस्तार से नहीं बताया कि उसका इलाज वहां क्यों हो सकता है। हालांकि ली तियानमिंग ने कभी भी विवरणों पर ध्यान नहीं दिया। उसे बस इतना ही जानना था कि उसे संस्थान में शामिल होना है और इसके मूल स्वर्ग के गर्भगृह के लिए प्रयास करना है। 3 साल पहले उसकी प्रतिभा प्रवेश के लिए पर्याप्त थी। सेंट वेस्ट वॉर सोल प्राप्त करने के बाद यह एक निश्चितता भी बन गई थी, जहां वह अपनी मां को ठीक करने और उसके जीवन को बढ़ाने के करीब था। लेकिन लिन शियाओटिंग और म्यू किंग किंग ने उम्मीद की उस चिंगारी को कुचल दिया था। अब वह पहले से ही 20 साल का था और वेई जिंग के पास उसके लिए ज्यादा दिन नहीं बचे थे। ये चयन उसका आखिरी मौका था। अगर वह चूक गया तो वह उसे असहाय होकर मरते हुए देख सकता था। तो फिर चलो संस्थान के चयन और उसकी शादी से शुरू करते हैं। 3 साल तक कम प्रोफाइल रखने के बाद कौन अपने युद्ध के मैदान में वापस नहीं लौटना चाहेगा और ये दिखाना चाहेगा कि नहीं, वे अभी भी हारे नहीं हैं। चलो चलें। वेई जिंग के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह रखना चाहती थी। ली तियानमिंग ने उसे सहारा देने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। ठीक है, माँ। वेई जिंग ने अचानक 2 कदम चलने के बाद कहा, आत्मिक रत्न रख लो। ली तियानमिंग को मानसिक रूप से कुछ प्रतिरोध महसूस हुआ। वह ली यानफेक से यह आखिरी वरदान स्वीकार करने के लिए विशेष रूप से इच्छुक नहीं था, क्योंकि यह एक तरह का अपमान था। मेरे बच्चे, एक आदमी को लचीलापन आना चाहिए। अगर तुम्हारे सामने कोई लाभ है तो उसे स्वीकार करो। लोग सिर्फ उस पल को याद रखेंगे जब तुम सच में अपनी गरिमा वापस पाओगे। यहाँ वहां थोड़ा बहुत सम्मान खोने की चिंता मत करो, वेई जिंग ने धीरे से कहा। हाँ, माँ। ली तियानमिंग ने रत्न उठा लिए। मुझे बहुत भूख लगी है। छोटी सी लड़की ने अचानक उसे दयनीय नजर से देखा, हालांकि यह वास्तव में बहुत प्यारी थी। तुम क्या खाते हो, कीड़े? आज से उसे चूजों को खिलाने के लिए समय निकालना होगा। नहीं, ये। छोटी लड़की ने लार टपकाते हुए स्पिरिट जेड की ओर इशारा किया। हाँ, नहीं, अपने कीड़ों से चिपके रहो, ली तियानमिंग ने घृणा से कहा। अगर हम इन्हें पूरा कर ले तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, छोटे चूजे ने शांत भाव से अपने पंख कमर पर रखते हुए कहा। बड़े भाई चिकन, ये सिर्फ एक मजाक था, एक मजाक। जाहिर है, ये सब तुम्हारे लिए मेरा जन्मदिन का तोहफा है। जन्मदिन मुबारक। ली तियानमिंग ने जल्दी से उसे सामान थमा दिया। अगर छोटी सी मुर्गी सिर्फ स्पिरिट जेड खाने से ही सफल हो सकती है, तो उसने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ।
उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 6 आत्मा रत्न खाने वाली लड़की। युगों का पशु प्रधान द स्पिरिट जेन गॉबलिन चिक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 6 आत्मा रत्न खाने वाली लड़की। सौभाग्य से ली तियानमिंग के पास अभी भी फ्लेमहेवन में अन्य संपत्तियां थीं, जिसका मतलब था कि बेदखल होने के बावजूद उनके पास रहने के लिए जगह थी। हालांकि यह सिर्फ एक छोटा सा जीर्ण शीर्ण आंगन था, ली तियानमिंग जानता था कि यह स्थिति सिर्फ अस्थायी थी। एक बार जब उसने फ्लेमेलो ऑर्डर प्राप्त कर लिया, जो उसे फ्लेमेलो स्किन्स इंस्टीट्यूट में प्रवेश प्रदान करेगा, तो वह फ्लेमहेवन को हमेशा के लिए छोड़ देगा। रात हुई। ली तियानमिंग और उसके छोटे बच्चे के सामने आत्मा रत्नों का एक ढेर रखा हुआ था। जब छोटे बच्चे ने पहली बार बताया कि वह ऐसे रत्न खा सकता है, तो उसे यकीन नहीं हुआ। ये क्या है? छोटी चिड़िया ने उत्सुकता से आत्मा रत्नों पर बने पैटर्न की ओर इशारा करते हुए पूछा। ये स्वर्गीय पैटर्न है, ली तियानमिंग ने उत्तर दिया। प्रत्येक आत्मा रत्न की सतह पर पतली लाल नसें थीं। इन नसों को स्वर्गीय पैटर्न के रूप में जाना जाता था क्योंकि उन्हें कभी हटाया नहीं जा सकता था। आध्यात्मिक अयस्क स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित अयस्क थे। इनका निर्माण सहस्राब्दियों से इन चमत्कारी ऊर्जाओं के संचार का परिणाम था। केवल स्वर्गीय पैटर्न के साथ ही उन्हें आत्मिक अयस्क कहा जा सकता था। उनके पास हथियार बनाने जैसे कई अद्भुत उपयोग थे। आत्मा रत्नों को आत्मा अयस्क का एक उपसमूह माना जाता था क्योंकि इसमें भी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया गया था, जिसका जानवरों के मालिकों और जीवनबद्ध जानवरों दोनों को बहुत लाभ था। इसलिए आत्मा रत्नों को अक्सर जानवरों के मालिकों के बीच एक तरह की मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। प्रत्येक आत्मा रत्न का मूल्य आसानी से एक साधारण रत्न से अधिक होता था। बाजार में कई अलग अलग तरह के आत्मा रत्न प्रचलन में थे। उनमें से अग्नि प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे लाल रत्न वर्मिलियन बड में सबसे आम थे। हालांकि बाजार में सुनहरे रत्न, थंडर रत्न और कई अन्य भी थे जिनका आदान प्रदान किया जा रहा था। इन रत्नों का उपयोग सभी प्रकार के खेती संबंधी संसाधनों को खरीदने के लिए किया जा सकता था। किंवदंती के अनुसार ये स्वर्गीय पैटर्न दिव्य शक्तियों की प्राकृतिक अभिव्यक्तियां थीं, और इन पैटर्न के भीतर इन दिव्य शक्तियों की उत्पत्ति को जानने के रहस्य छिपे हुए थे। इसलिए अधिकांश उच्च स्तर के बीस्टमास्टर इन दिव्य शक्तियों को समझने की उम्मीद में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते समय इन पैटर्न का अध्ययन करना चुनते थे। इन कारणों से स्वर्गीय पैटर्न को स्वर्ग की इच्छा के पैटर्न के रूप में भी जाना जाता था। स्वर्गीय पैटर्न के 9 अलग अलग रंग हैं। 9 लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैंगनी, काला और सफेद हैं। 9 में से लाल पैटर्न गुणवत्ता में सबसे कम है, जबकि सफेद वाले सबसे अच्छे हैं, ली तियानमिंग ने समझाया। सफेद पैटर्न वाले स्पिरिट अयस्क निश्चित रूप से अभूतपूर्व खजाने हैं, और अफवाह यह है कि उनके स्वर्गीय पैटर्न अब तक देखी गई सबसे जटिल चीजों में से कुछ हैं। अपने जीवन काल में ली तियानमिंग ने केवल लाल, नारंगी या पीले रंग के पैटर्न वाले आत्मा अयस्क देखे थे। उसके सामने जो अयस्क पड़े थे वे लाल थे, जिन्हें व्यापक रूप से सबसे साधारण किस्म का माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि वे अभी भी उसकी वर्तमान साधना के स्तर के लिए काफी सहायक थे। इन आत्मा रत्नों से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा निस्संदेह उसे बहुत तेज गति से जानवर की बनाने की अनुमति देगी। स्वर्गीय पैटर्न कौन परवाह करता है, वे मेरे लिए केवल नाचते हैं। छोटा चूजा बड़बड़ाया और मेज पर कूद गया, अपनी दावत शुरू करने के लिए तैयार। वहां लगभग 300 लाल रत्न थे। क्या आप निश्चित हैं कि ये खाने योग्य है? जबकि यह सच था कि आध्यात्मिक रत्न साधना में सहायक होते हैं, लेकिन रत्नों को परिष्कृत करने और अवशोषित करने से पहले उनमें से आध्यात्मिक ऊर्जा को निकालना पड़ता है। हालांकि उन्हें खाने से देखो और सीखो। ली तियानमिंग को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि छोटी लड़की ने एक के बाद एक रत्नों को निगलना शुरू कर दिया, जैसे वे अंगूर हो। बुरा नहीं, हम चबाने लायक भी। लगातार 10 से ज्यादा अग्नि प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे रत्न निगलने के बाद छोटे चूजे के चारों ओर छोटी छोटी लपटें दिखाई देने लगी। उसका चेहरा शराबी की तरह चमक रहा था। उसने एक लंबी संतोषजनक डकार भी ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे, तुम सच में उन पत्थरों को खाने जा रहे हो? क्या तुम्हें कब्ज का डर नहीं है? ली तियानमिंग ने विस्मय से देखा। क्या बेवकूफ है, मैं इसे कुछ ही मिनटों में पचा सकता हूँ। छोटे चूजे में आध्यात्मिक ऊर्जा की अधिकता के कारण उसे डकार आ गई, जिससे हवा में गर्मी की लहरें दिखाई देने लगी। उसी समय उसके चारों ओर पहले से ही मौजूद लपटें तेजी से बढ़ने लगी। इसने अपना विकास पूरा कर लिया था, एक जलती हुई मुर्गी के रूप में। हालांकि ली तियानमिंग को प्रतिक्रिया करने में कुछ समय लगा, लेकिन जल्द ही उसे याद आ गया कि वह छोटी लड़की अभी भी एक आदिम अराजकता जानवर थी। सभी बातों पर विचार करते हुए कुछ स्पिरिट रत्नों को कच्चा खाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हें भी एक बार ट्राई करना चाहिए, इनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। हमारे जैसे असली मर्दों को इस तरह के व्यंजनों की सराहना करनी चाहिए।
अपनी भूख को उदारता के भाव से छिपाते हुए छोटे चूजे ने अपनी चोंच से एक रत्न उठाया और ली तियानमिंग की हथेली पर डालने के लिए आगे बढ़ा। ली तियानमिंग उस दृश्य को देखकर गहरे चिंतन में डूब गया। सहजीवी साधना ने उसे शाश्वत नरकीय शरीर प्रदान किया था। तार्किक रूप से कहें तो अगर छोटा चूजा आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए इसे पूरा निगलने में सक्षम था, तो जानवर के स्वामी के रूप में उसे भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। लाल रंग का रत्न उसके गले से नीचे सरकने के बाद जो जलन हुई, उससे उसे शराब की याद आ गई। हालांकि उसके साथ जुड़ा दर्द कोई मायने नहीं रखता था और रत्न उसके पेट में आसानी से सरक गया। लाल रंग का रत्न घुलने लगा और अविश्वसनीय मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ने लगा, जिसने उसके अंदरूनी अंगों को जलाना शुरू कर दिया। वूश! ली तियानमिंग ने सांस छोड़ने की कोशिश की, जिससे हवा में ज्वाला का एक झोंका आया, साथ ही बहुत सारी अग्नि प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा भी निकली। यहाँ उल्टी मत करो, तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। लड़की ने उसे घृणा से देखा। ली तियानमिंग ने अपना सिर नीचे किया और अपने धड़ को ध्यान से देखा जो तब से आग की लपटों में घिर गया था। क्या यह एक सपना हो सकता है? यह स्पष्ट रूप से नहीं था, तो वह किस तरह का राक्षस बन गया? लेकिन एक बात तो तय थी, इटर्नल इन्फेनल फीनिक्स की तरह वह भी अब आत्मा अयस्कों का उपभोग करने में सक्षम था। एक समान लाल रत्न का प्रत्यक्ष शोधन इसे कच्चा खाने की तुलना में केवल 1/3 आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा, छोटी लड़की ने समझाया। इसके अलावा अवशोषण प्रक्रिया भी बहुत आसान है। आपको केवल अपने पेट के क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करने और इटर्नल इन्फेनल कोडेक्स का उपयोग करके इसे परिष्कृत करने की आवश्यकता है। ये सीधे ऊर्जा को बीस्ट की में परिवर्तित कर देगा जो आपके बीस्ट नस में संग्रहित है। मेरे लिए, अगर मुझे पर्याप्त स्पिरिट रत्न मिलते हैं, तो मैं शायद बहुत तेजी से साधना कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ली तियानमिंग को एहसास हुआ कि यही कारण था कि छोटी लड़की बिना पेट भरे ही खाती रहती थी। दरअसल वह ऊर्जा को जानवर की में बदलने के लिए इटर्नल इन्फेनल कोडेक्स का इस्तेमाल कर रही थी। इस तरह वे दोनों ही जानवर की का एक बड़ा हिस्सा जमा कर रहे थे। जो कोई भी जीर्ण शीर्ण प्रांगण से गुजरा होगा, उसके लिए यह एक विचित्र दृश्य होगा। एक आदमी और एक छोटी लड़की साथ बैठे हुए और रत्न खाते हुए सहजता से बातें कर रहे थे। ओह, और वे आग पर भी जल रहे थे। अरे, तुम आदिम अराजकता जानवरों और अपने मूल के बारे में कितना जानते हो? ली तियानमिंग ने छोटी लड़की के साथ साझा करने के लिए कुछ शराब भी ढूंढ ली। मैं कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा नहीं जानती। जिस क्षण मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे पता चल गया कि मैं अनंत नरकीय फीनिक्स हूँ, आदिम अराजकता जानवरों में से एक और कुछ नहीं। छोटी लड़की पत्थर की मेज पर गिर पड़ी, स्पष्ट रूप से नशे में थी। मुझे याद है कि मैंने एक बड़ा काला हाथ देखा था। ली तियानमिंग ने याद करने की पूरी कोशिश की। क्या तुमने भी ऐसा सपना देखा था? छोटी लड़की चौंक कर उछल पड़ी और ली तियानमिंग को देखने लगी। आप भी? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वाभाविक रूप से, मैं जन्म से पहले ही ऐसा देख रहा हूँ। मेरा अनुमान है कि मैं सूर्य को निगलने में सक्षम प्राणी था, जब तक कि मुझे उस हाथ से शिकार करके मार नहीं दिया गया, छोटी लड़की ने कहा। किसी कारण से, मरने से ठीक पहले, मुझे आपका जीवनबद्ध जानवर बनकर दूसरा मौका मिला, जिससे मैं अप्रत्याशित तरीके से बच गया। क्या आप किसी ऐसे तरीके के बारे में जानते हैं जिससे आप अपनी ताकत जल्दी से वापस पा सकें और मुझे भी आपके स्तर तक ले जा सकें? ली तियानमिंग ने पूछा। मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मेरे खून में असीम क्षमता छिपी है, लेकिन उन्हें जानने के लिए मुझे बहुत सारे अवसरों की आवश्यकता होगी। छोटी सी लड़की को शायद ही मजबूत माना जा सकता है। आखिरकार वह भी उसकी तरह तीसरे स्तर के बीस्ट ट्विन चरण में थी। लेकिन अगर वह अपनी पूरी क्षमता को जारी कर सके, तो यह निश्चित रूप से दुनिया को चौंका देगा। हम सहजीवी साधना हमें एक साथ मजबूत बनने की अनुमति देती है। ये निश्चित रूप से अवसरों में से एक है, ली तियानमिंग ने विश्लेषण किया। सच है, लेकिन मुझे और भी बहुत सारे संसाधनों की जरूरत है। उदाहरण के लिए, मैं एक नज़र में बता सकता हूँ कि इन स्पिरिट अयस्कों को खाने से मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। हालांकि इनका असर सीमित है। वहां निश्चित रूप से कुछ बेहतर है, मुझे ये पता है। जब हाथ से शिकार किया गया, तो छोटी सी चूजे ने अपने जीने का तरीका बदल दिया और इसने उसके खून में छिपी बहुत सी संभावनाओं को बंद कर दिया। यहाँ असली सवाल ये था कि वे इनसे कैसे निपटे और इसे उसके पुराने गौरव पर वापस कैसे लाएं। तब तक दोनों ने सभी 300 लाल रत्न खत्म कर दिए थे। हमने ये किया। चौथे स्तर का जानवर शिरा। 300 लाल गोलाकार वस्तुओं से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा ने इस जोड़ी को एक नए स्तर तक पहुंचने में मदद की थी। यहां तक कि चौथे स्तर पर भी इस जानवर की गुणवत्ता निस्संदेह सामान्य छठे स्तर के जानवर की के समान है। ली तियानमिंग ने आदिम अराजकता जानवर की रक्त रेखा की अनुचित ताकत पर आश्चर्य व्यक्त किया। बेशक ये तो बस शुरुआत थी। चयन से पहले के कुछ दिनों में ली तियानमिंग साधना पर ध्यान केंद्रित करेगा।
वह अपने बदला लेने के लिए संस्थान में वापस लौट पाएगा या नहीं और अपनी मां के जीवन को लंबा करने का कोई रास्ता खोज पाएगा या नहीं, ये सब उस भाग्यशाली दिन पर निर्भर करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह फ्लेमहेवन के लोगों को ये साबित कर देगा। वह ली तियानमिंग राख से उठ खड़ा हुआ था और एक फीनिक्स के रूप में पुनर्जन्म लिया था। ... 9वां दिन, छोटे चूजे के साथ सहजीवी साधना प्रणाली स्थापित करने के बाद ली तियानमिंग ने कई सफलताएं हासिल की थी। इसलिए ली तियानमिंग ने पिछले कुछ दिनों में अपनी नींव पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ युद्ध कलाओं का भी अभ्यास किया जो उसने 3 साल पहले सीखी थी। रात हो चुकी थी। छोटी सी बच्ची उसकी छाती पर गहरी नींद में थी और ली तियानमिंग भी अपने बिस्तर पर ऊँघने लगा था। नींद में ही ली तियानमिंग को अपने बाएं हाथ में अचानक दर्द महसूस हुआ। ली तियानमिंग को पसीना आ गया। क्या कोई मेरा हाथ काटने की कोशिश कर रहा है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 7 रहस्यमय काली भुजा। युगों का पशु प्रधान रहस्यमय काली भुजा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 7 रहस्यमय काली भुजा। ली तियानमिंग जल्दी से उठकर बैठ गया, जिससे उसके ऊपर सो रहा छोटा चूजा जमीन पर गिर पड़ा। क्या हो रहा है? वह मंद मोमबत्ती की रोशनी में किसी को अपना हाथ काटने की कोशिश करते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन वह कुछ और भयावह चीज देख सकता था। उसकी उंगलियों से शुरू होकर उसके पूरे हाथ की त्वचा काली पड़ने लगी थी। जैसे ही वह जागा, उसके हाथ पर तेजी से बढ़ते अंधेरे ने उसे घेरना शुरू कर दिया, जिससे उसका बायां हाथ रात के अंधेरे जैसा काला हो गया। उसे डर लगा जब उसके बाएं हाथ से एक अजीब, चुभने वाला दर्द उठने लगा, जो उसे उस पर रेंगने वाली असंख्य चींटियों की याद दिलाता था। क्या बकवास है? वह ये देखकर बहुत परेशान हो गया कि मांस का फड़कना काले तराजू में बदल गया है। तराजू बहुत सुंदर और व्यवस्थित थे, प्रत्येक तराजू एक पूर्ण षटभुज था। एक भयावह आभा उसके बाएं हाथ से बाहर की ओर धड़कने लगी, और यह एहसास कि उसका हाथ अब उसका नहीं है, ली तियानमिंग पर हावी हो गया। ऐसे कोई शब्द नहीं थे जो बाहर से निकलने वाली भयानक आभा का पर्याप्त वर्णन कर सके। लेकिन कम से कम यह एक सर्वोच्च सत्ता का था, जिसके सामने सभी जीव केवल झुक सकते थे और कांप सकते थे। काया पलट यही खत्म नहीं हुआ, उसके नाखून लाल पंजों में बदलने लगे, जिससे उसका बायां हाथ एक राक्षसी पंजे में बदल गया। नाखून से बने पंजे लाल और तीखे थे, जिससे ऐसा आभास होता था कि त्वचा और मांस जरा सा छूने पर ही उखड़ जाएंगे। क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूं? ली तियानमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। अब उसके हाथ में दर्द नहीं हो रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह महसूस कर सकता था कि अब उसका हाथ उसके शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में कहीं ज्यादा ताकत जुटा सकता है। हालांकि ताकत में वृद्धि सिर्फ हिमशैल का सिरा थी। उसके बाएं हाथ में कुछ बुनियादी बदलाव हुए थे। एक उच्च जीव में विकास इसे बमुश्किल वर्णित कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि बाएं हाथ की अनोखी आभा और रक्त बिना किसी अप्रिय घटना के शरीर के बाकी हिस्सों के साथ मिल चुका था। फिर दुर्स्वप्न की आग भड़क उठी। ली तियानमिंग ने जैसे ही अपना हाथ खोला, उसकी हथेली पर एक लाल रेखा बन गई, जिसमें एक चमकदार खूनी लाल आंख दिखाई दी जो सीधे उसकी ओर देख रही थी। हालांकि उसे जो डर महसूस होने की उम्मीद थी, वह उसे नहीं हुआ। घबराए हुए ली तियानमिंग को उसे देखते हुए देखकर उसका जो भी डर महसूस होने की उम्मीद थी, वह खत्म हो गया। दरअसल उसे लगने लगा था कि जिस उसे को देखा जा रहा था, वह खुद उसकी आंख थी। यह एक अजीब एहसास था, ठीक है। ली तियानमिंग ने पंजे और आंख को घूर कर देखा, जबकि आंख ने उसे घूर कर देखा और वह घबरा गया। एक पल बीता, फिर एक और उसे अचानक समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। तो यह नई आंख मेरी है। वो 2 अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने में सक्षम था, जो किसी तरह किसी अजीब तरीके से एक साथ काम करते थे। ऐसा लगता था कि उसके दिमाग को थोड़ा और अस्त व्यस्त बनाने के अलावा कोई नुकसान नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अपनी हथेली को अपनी पीठ के पीछे रखा और यकीनन वह अपने पीछे देख सकता था। उसने अपनी हथेली को अपनी पैंट में डाला और वह अपना पैर देख सकता था। तो ली तियानमिंग, तुम क्या कर रहे हो? उसने अचानक सुना। ज्यादा कुछ नहीं, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी पैंट में हाथ डालकर हाँफना। ओह, बहुत सारी संभावनाएं हैं। युवाओं को वाकई संयम से ऐसा करना सीखना चाहिए। छोटी लड़की ने नाक सिकोड़ी। ली तियानमिंग चौंक गया। उसकी हथेली के आकार की चीज में इतनी अश्लीलता कैसे हो सकती है? यहाँ आओ तुम। ली तियानमिंग ने उसे पकड़ लिया। स्वाभाविक रूप से उसने अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। नहीं, स्टॉप, मैं तुम्हारी लड़की नहीं हूं। छोटी लड़की चीखी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देखो यह क्या है? ली तियानमिंग ने अपनी काली पपड़ीदार भुजा दिखाई। जानवर के पंजे की हथेली में एक खूनी लाल आंख उस छोटी लड़की को खुशी से देख रही थी।
आह, भूत। छोटा चूजा डर के मारे 1 मीटर ऊपर उछला, उसके पंख पागलों की तरह कांप रहे थे और वह चेतना के किनारे पर डगमगा रहा था। एक झटके के साथ ली तियानमिंग को एहसास हुआ कि यह हाथ उस विशाल काले हाथ के समान था जिसे उसने सपने में देखा था जब छोटी लड़की पैदा हुई थी। वह उस समय इतना सदमे में था कि यह ध्यान ही नहीं दे पाया कि उस हाथ में आंख थी या नहीं, लेकिन ये काले षटकोणीय तराजू निश्चित रूप से वहां थे। वह हाथ। छोटी लड़की को एहसास हुआ कि काली भुजा की आभा उसे सहज स्तर पर कांपने पर मजबूर कर रही थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या हुआ? छोटी लड़की ने गंभीरता से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पता नहीं, अचानक से सब बदल गया। मेरा अनुमान है कि आप अपने दुश्मन से बचकर नहीं निकल पाए और वह आपके पास आ गया है। फज। छोटी लड़की ने काली भुजा को घूरते हुए गाली दी। सच तो यह है कि उन दोनों में पूरी सच्चाई जानने की योग्यता नहीं थी। काली भुजा कौन थी? काली भुजा ने उसका पीछा क्यों किया? वह ली तियानमिंग से क्यों जुड़ी हुई थी? ली तियानमिंग की भुजा उस काली भुजा में क्यों बदल गई? केवल अनुमान लगाने से इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक संतोषजनक अंत देता। जैसे हम पहले एक पहाड़ पर सैर पर जाएंगे, कुछ मशरूम चुनेंगे और फिर साथ में मशरूम चिकन स्टू तैयार करेंगे। कैसा लग रहा है? ली तियानमिंग मुस्कुराया, अब वह अपनी खुशी को दबा नहीं पाया। ओह क्या इसीलिए तुम अपना हाथ अपनी पैंट के नीचे डाल रहे थे? छोटी लड़की ने तिरस्कार से अपने पंख फड़फड़ाते हुए पूछा। खैर, ये किसी व्यक्ति द्वारा नरफ्लेमिंग हॉक पर हमला करने से कहीं बेहतर दृश्य है। चुप रहो। छोटी सी चिड़िया उछली और ली तियानमिंग पर चोंच मारी। अपने छोटे आकार के बावजूद चोंच के पीछे की शक्ति हंसने लायक नहीं थी। ली तियानमिंग ने अपने बाएं हाथ से उसे रोका तो चिंगारियां उड़ने लगी। मुझे लगता है कि हम कुल मिलाकर सकारात्मक हैं। शायद ऐसा लगता है कि हाथ लगभग अजेय है। ली तियानमिंग ने मोमबत्ती की रोशनी में षटकोणीय तराजू की जांच की। जब उसने अपनी मुट्ठी बंद की तो उसे वास्तव में एक ऐसी ताकत महसूस हुई जो खुद से भी अधिक थी। अंत में उसने बाएं हाथ को लपेटने के लिए कुछ सफेद कपड़े का इस्तेमाल किया और फिर नए कपड़े पहने। साथ ही उसने दस्ताने भी पहने। अब उसका पूरा हाथ प्रभावी रूप से छिपा हुआ था, अन्यथा जो कोई भी इसे देखता वह निश्चित रूप से उसे राक्षस समझ लेता। छोटी सी लड़की ने भी इस विकास को स्वीकार कर लिया। एक आलसी लड़की के रूप में समझ से परे घटनाओं के लिए प्रतीक्षा और देखो दृष्टिकोण अपनाना उचित था। शायद मेरा उस विशाल काले हाथ से कोई संबंध है। ली तियानमिंग ने सोचा, उस विशाल काले हाथ के बारे में सोचते हुए जिसने अनंत नरकीय फीनिक्स पर हमला किया था। इसकी उत्पत्ति अनिश्चित हो सकती है, लेकिन यह मुझे कल के चयन के लिए अतिरिक्त मौके देगा। अपनी साधना में सफलता के साथ साथ काली भुजा के साथ ली तियानमिंग ने शेष समय पुरानी युद्ध कलाओं का अभ्यास करने और अपनी युद्ध तत्परता सुनिश्चित करने में लगाना शुरू कर दिया। उसके पास काफी युद्ध कलाएं थीं। एक बार वह आत्मास्रोत चरण तक पहुंच गया था। युद्ध कलाएं दो प्रकार की होती थीं। मार्शल आर्ट, जो जानवरों के स्वामी द्वारा अभ्यास की जाती थी, और पशुवत कला, जो जीवित जानवरों द्वारा अभ्यास की जाती थी। वे प्रकृति में सहक्रियात्मक थे और केवल एक साथ निष्पादित होने पर ही वे अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित कर सकते थे। जैसे जैसे उनकी साधना बढ़ती गई, पशु स्वामी और जीवनबद्ध पशुओं को अधिकाधिक सहयोगात्मक क्षमताओं तक पहुंच प्राप्त होती गई, और युद्ध कलाएं उनमें से एक थी। जंगली जानवर पशुवत कलाएं सीखने में असमर्थ थे। युद्ध कलाओं को उनकी शक्ति और जटिलता के आधार पर जानवर, स्रोत, एकता, स्वर्गीय, संत की 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। जानवर श्रेणी की पशु कलाएं सबसे बुनियादी थी और जानवर शिरा चरण में जीवनबद्ध जानवरों के लिए उपयुक्त थी। फिर उन्हें बुनियादी, मध्यवर्ती और उन्नत में विभाजित किया गया। बेशक सर्वोच्च जानवर रैंक वाली कलाओं के रूप में असाधारण मामले मौजूद थे जो किसी को जानवर शिरा चरण में अपने साथियों पर हावी होने की अनुमति देते थे। इसके बाद स्रोत रैंक वाली युद्ध कलाएं थीं जो स्पिरिट सोल स्टेज बीस्ट मास्टर्स के लिए उपयुक्त थीं। माना जाता है कि कुछ बीस्ट वेन बीस्ट मास्टर्स स्रोत रैंक वाली कलाओं को समझ सकते थे। ली तियानमिंग भले ही आत्मा स्रोत से गिर गया हो, लेकिन उसे अभी भी अपनी पुरानी युद्ध कलाओं से परिचितता थी। ये केवल छोटी लड़की थी जिसे जानवरों की कलाओं के हिस्से में महारत हासिल करनी थी। फिर भी वह साथ ही हास्यास्पद रूप से प्रतिभाशाली था। युद्ध कलाएं जिन्हें मिडास ने ली तियानमिंग के साथ सीखने के लिए बहुत प्रयास किया था, छोटी लड़की ने आसानी से सीख ली। पिछले कुछ दिनों में वे दोनों कई युद्ध कलाओं में महारत हासिल कर चुके थे। कल वह दिन है। ली तियानमिंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। अंधेरी रात में उसकी आंखें जुनून से जल रही थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 8 ज़ेफिर स्क्वायर का सितारा। युगों का पशु प्रधान ज़ेफिर स्क्वायर का सितारा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 8 ज़ेफिर स्क्वायर का सितारा।
उगते सूरज की पृष्ठभूमि में आखिरकार वह भाग्यशाली दिन आ ही गया। पूरा शहर गवर्नर की शादी के लिए उत्साहित था, खासकर इसलिए क्योंकि दुल्हन उसकी पहली पत्नी होने वाली थी। उत्सव के रंगों से जगमगाते पूरे शहर में संगीत की गूंज सुनाई दे रही थी। फ्लेमेलो साइंस इंस्टीट्यूट का चयन आज गवर्नर के घर पर होगा। यह विवाह समारोह के तुरंत बाद होगा। गवर्नर मेहमानों को चयन देखने का मौका देकर इस अवसर को और भी जीवंत बनाना चाहते हैं। क्या तुमने सुना है? राज्यपाल युवा मास्टर ली ज़िफेग को फ्लेमेलो ऑर्डर मिलने के बाद आधिकारिक तौर पर शहर के उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक करने जा रहे हैं। फ्लेमहेवन के लिए ये कितना खुशी का दिन है। .. भोर होते ही ली तियानमिंग वेई जिंग को आंगन में ले आई थी ताकि वह सुबह की धूप की गर्मी का आनंद ले सके। वह जानती थी कि आज का दिन उसके लिए खास होने वाला है। माँ, अब समय आ गया है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। फ्लेमेलो ऑर्डर प्राप्त करने के बाद वह उसे इस जगह से दूर ले जाएगा जिसने उसका दिल तोड़ दिया था। तो फिर तुम चले जाओ। वेई जिंग ने तेज धूप में आंखें सिकोड़ ली, लेकिन इससे उसके सफेद बालों में भी हल्की चमक आ गई थी। क्या आप प्रोत्साहन के कुछ शब्द नहीं बोलेंगे? शायद आत्मा के लिए कुछ चिकन सूप। ली तियानमिंग मुस्कुराया। चिकन सूप? कौन सा चिकन सूप? छोटी सी मुर्गी उसके सिर से उछल पड़ी। उसकी तनावपूर्ण उपस्थिति माँ और बेटे दोनों को हंसी आ गई। बातचीत के शांत लहजे से लगता था कि ली तियानमिंग निश्चित रूप से आगे की लड़ाई को लेकर घबराया हुआ नहीं था। आगे बढ़ो, मैं थोड़ी देर की झपकी ले लूं, उसके बाद तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, वेई जिंग ने धीरे से कहा। ठीक है। ली तियानमिंग ने कुशलता से अपने सफेद बालों को ठीक किया। आंगन से बाहर निकलने से पहले अपने कंधों को हल्के से थपथपाया। जैसे ही आंगन का दरवाजा बंद हुआ, वेई जिंग के मुस्कुराते चेहरे पर एक आंसू की बूंद आ गई। यह एक ऐसा आंसू था जो दुख या चिंता का प्रतीक नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए आशा का प्रतीक था। कोई भी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि फ्लेमहेवन में उसने कितनी गरिमा खो दी थी। ये वह जगह थी जहां उसकी जवानी और सपने दफनाए गए थे। हालांकि आज इसी जगह पर वह अपने सबसे प्यारे बेटे से सब कुछ वापस पाने की कामना कर रही थी। ... आज गवर्नर का मनो एक सुंदरी की तरह सज धज कर खड़ा था। यह विभिन्न गतिविधियों से भरा हुआ था, जिससे जगह में खुशी और हंसी मजाक का माहौल था। ऐसा कहा जाता है कि न केवल फ्लेमहेवन के अमीर और प्रसिद्ध लोग मौजूद थे, बल्कि अन्य शहरों से भी कई प्रतिष्ठित अतिथि मौजूद थे, जिनमें राजधानी इग्निसपोलिस के विशेषज्ञ भी शामिल थे। वर्मिलियन बर्ग की दक्षिणी सीमाओं के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक के रूप में ली यानफेग के पास निश्चित रूप से प्रतिष्ठा और क्षमता दोनों थी, जो इस अवलोकन से और भी बढ़ गई कि वह व्यक्ति हर गुजरते साल के साथ बेहतर होता दिख रहा था। जब से वह लाइटनिंग मैनर के संपर्क में आया, तब से अफवाहों में था कि ली यानफेग का भविष्य फ्लेमहेवन की सीमाओं से परे था। फिलहाल वह निश्चित रूप से दक्षिणी सीमाओं पर सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक था। ली तियानमिंग को विवाह समारोह देखने में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने समारोह समाप्त होने के समय ही जागीर में प्रवेश करना चुना। आज के कार्यक्रम के लिए चुनी गई जगह को ज़ेफिर टॉवर के नाम से जाना जाता था। यह एक शानदार इमारत थी, जिसके सामने एक विशाल परेड स्क्वायर था, जिसे ज़ेफिर स्क्वायर नाम दिया गया था। ली तियानमिंग ने अपने जीवन के 16 साल इसी स्क्वायर में प्रशिक्षण के लिए बिताए थे। ज़ेफिर टॉवर के सामने भीड़ जमा हो गई थी और उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। गवर्नर ने अभी अभी अपनी शादी समाप्त की थी, जिसका मतलब था कि अगला चयन लंबे समय से प्रतीक्षित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली ज़ुएजियाओ ने ली तियानमिंग को अंदर आते देखकर हंसी उड़ाई। वह जानती थी कि ली तियानमिंग खुद को बेवकूफ बनाने के लिए वापस आएगा। ये वही था जो वह देखना चाहती थी। उसने उसे जो थप्पड़ मारा था, उसके बदले में ली ज़ुएजियाओ और उसकी मां ने ली तियानमिंग के खून के समझौते या उसके नए जीवन बद्ध जानवर के बारे में किसी को नहीं बताया था। वह नई प्रथम महिला निश्चित रूप से आकर्षक और मोहक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पिताजी उसके प्यार में पड़ गए। वह उनके लिए बहुत परेशानी खड़ी करने वाली है। ली ज़ुएजियाओ ने ज़ेफिर टॉवर की दिशा में देखा, क्योंकि वह पहले ही दुल्हन को देख चुका था। उसने कहा, उसकी सुंदरता ली ज़िफेग और फ्लेमेलो ऑर्डर की तुलना में कुछ भी नहीं थी। जाहिर है, पिताजी ने दूसरे बड़े भाई के संबंध में फ्लेमेलो साइंस इंस्टीट्यूट के शिक्षकों से संपर्क कर लिया है। संस्थान में प्रवेश करते ही उसका ख्याल रखा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपके साथ पहले कभी ऐसा व्यवहार हुआ होगा, है ना? ली ज़ुएजियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, ज़ेफिर टॉवर के ऊपर से कुछ लोग उभरे और ऐसी जगह पर बैठ गए जहां से उन्हें पूरे चौक का एक विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा था। उस दिन के मेजबान के रूप में ली यानफेग ने स्वाभाविक रूप से बीच की सीट पर कब्जा कर लिया। वह आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा था, उसके बालों पर थोड़ी सी सफेद धारियां थीं। वह अपनी सीट पर नीचे झुका, उसका हाथ मजबूती से आर्मरेस्ट को पकड़े हुए था। हालांकि जब वह बैठा हुआ था, तब भी उसने एक डराने वाली आभा छोड़ी जिसने ज़ेफिर स्क्वायर को चुप करा दिया। अपनी साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद ली यानफेग बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे।
उन्हें अपने वर्तमान पद तक पहुंचने के लिए शुरुआत से ही संघर्ष करना पड़ा। फ्लेमहेवन के गवर्नर के रूप में उनकी युवावस्था की पौराणिक कहानियां पूरे शहर में सुनाई और दोहराई जाती रहीं। उसके बगल में लाल रंग के कपड़े पहने एक महिला शालीनता से बैठी थी। हालांकि उसके पास ली यानफेंग जैसी आभा नहीं थी, लेकिन वह निस्संदेह ध्यान का केंद्र थी। ली जुएजियाओ का दावा कि महिला तेजस्वी थी, इससे अधिक सटीक नहीं हो सकता था। महिला ने लाल रंग की रेशमी पोशाक पहनी हुई थी जिसका कॉलर उसकी छाती तक पहुंच रहा था, एक आकर्षक आकृति जिसकी तुलना किशोर लड़कियां कभी नहीं कर सकती थी। उसके गाल हिबिस्कस जैसे थे, उसकी भौहें विलो की तरह, उसकी त्वचा बर्फ की तरह और उसकी चेरी जैसी आंखें किसी की भी सभी इच्छाओं को जगाने में सक्षम थी। उसके काले बाल एक बन में बंधे हुए थे, जबकि अंदर पिन किए गए आभूषण धूप में चमक रहे थे। उसके गुलाबी होंठ एक कोण पर झुके हुए दुनिया को ये घोषणा करते प्रतीत हो रहे थे कि गवर्नर की जागीर पहले से ही उसकी है। वह ली यानफेंग की दुल्हन थी, नई पहली पत्नी, लाइटनिंग मैनर की लियू किंग। भले ही मेहमानों में ली यानफेंग के बराबर के कुलीन लोग हों या उनकी सभी पत्नियां और रखैलें इकट्ठी हों, लेकिन यह निर्विवाद था कि कोई भी उन दोनों की तरह ध्यान आकर्षित करने वाला नहीं था। ये बात खास तौर पर उस सुंदरी के लिए सच थी, जो चौक में मौजूद सभी किशोरों के लिए एक आकर्षक, अप्रतिरोध्य व्यक्तित्व थी। यहाँ तक कि ली तियानमिंग को भी यह मानना पड़ा कि उसका आकर्षण ही अधिकांश लोगों को उसके प्रति पागल कर देने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसके लाइटनिंग मैनर से होने का विचार ही घृणा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके आगमन से पता चला कि चयन शीघ्र ही शुरू होने वाला था। यानफेंग, एक नजर से ही मुझे पता चल गया कि फ्लेमहेवन में ज़िफेंग का ज्यादा मुकाबला नहीं है। लियू किंग की आवाज नर्म और मीठी थी। ली यानफेंग ने उत्तर दिया, फ्लेमहेवन में उसका इतना विकास होना ही काफी है। मैंने सुना है कि आपका एक और बेटा भी था जो संस्थान में गया था और उसने भी लाइटनिंग मैनर के छोटे राक्षस को अपमानित करने का साहस किया था। लियू किंग ने सवाल किया। उसके बारे में चिंता मत करो, वह पहले से ही अपंग है। ली यानफेंग, ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इस विषय पर बात करना चाहता था। ओह, मैं समझ गया। लियू किंग मुस्कुराया। ध्यान का केंद्र बनकर ली यानफेंग ने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कोई बाहर आया और घोषणा की, फ्लेमिलो साइंस इंस्टीट्यूट का चयन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। मेरी बारी। जैसे ही चयन शुरू हुआ, जेफर स्क्वायर पर सबसे पहले कदम रखने वाला एक आकर्षक किशोर था। देखो, ये युवा मास्टर ज़िफेंग है। फ्लेमहेवन के सबसे प्रतिष्ठित युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में हर कोई जानता था कि ली ज़िफेंग कौन था। ऐसा कहा जाता था कि ली ज़िफेंग एक अभिमानी व्यक्तित्व का मालिक था और उसे सुर्खियों में रहना पसंद था, और ये तुरंत स्पष्ट हो गया। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। ली ज़िफेंग ने अपने जीवन बद्धस्थान से अपने बैंगनी आंखों वाले चमकीले पक्षी को बुलाया। बैंगनी आंखों वाला चमकीला पक्षी, बैंगनी लौ से घिरा हुआ, अपने स्वामी के साथ साथ खड़ा था। जोड़ी से निकलने वाली वीरता और विशेष रूप से बैंगनी आंखों वाले चमकीले पक्षी की जानलेवा नजर अधिकांश दर्शकों को डराने के लिए पर्याप्त थी। कौन मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है? आप बारी बारी से चुनौती दे सकते हैं। ली ज़िफेंग ने क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया, उनका उत्साह और लड़ने की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। ज़ेफिर टॉवर से ली यानफेंग प्रशंसा के कई शब्द सुन सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गवर्नर ली, आपका बेटा एक असली हीरो होना चाहिए, जो रिंग में पहला व्यक्ति होने का साहस रखता है। उस बैंगनी आंखों वाले चमकीले पक्षी को देखो, उसे वाकई गवर्नर से अच्छे जीन मिले हैं। ली यानफेंग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। ज़िफेंग ने हाल ही में काफी सुधार किया है और अपनी उम्र के साथियों की तुलना में कहीं ज्यादा सक्षम है, इसलिए बेशक वह मंच पर सबसे आगे रहने का जोखिम उठा सकता है। हाँ, यह तो पिछले वाले से भी बहुत अधिक शक्तिशाली है, एक बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा। आपका मतलब ली तियानमिंग है? यह बहुत शर्म की बात है, दूसरे ने जवाब दिया। ली यानफेंग उन्हें ली तियानमिंग के बारे में चर्चा करते हुए सुनना नहीं चाहता था। आखिरकार उनके पास लाइटनिंग मैनर से काफी मेहमान थे, लेकिन ऐसा लगता था कि जहां भी जाओ वहां हमेशा मूर्ख ही होते हैं। उन लोगों के बारे में बात मत करो जो अब हमारे बीच नहीं है। ली यानफेंग स्पष्ट रूप से इस बात से खुश नहीं थे। ये बात बातचीत को शांत करने के लिए काफी थी। आखिरकार इन सभी लोगों ने सुना था कि कैसे ली यानफेंग ने वेई जिंग को तलाक दे दिया और ली तियानमिंग को छोड़ दिया, उन्हें जागीर से बाहर निकाल दिया। और इसके साथ ही फ्लेमहेवन ने खुद को उस मजाक से मुक्त कर लिया था। जब वे बोल रहे थे, तभी किसी ने मंच पर आकर ली ज़िफेंग को चुनौती दे दी। ये जानवरों के मालिकों और उनके जीवनबद्ध जानवरों के बीच की लड़ाई थी। चुनौती देने वाले का नाम डुयोंग था, उसका जीवनबद्ध जानवर एक नीला गेल भेड़िया था। जब भेड़िया बैंगनी आंखों वाले चमकीले पक्षी के सामने खड़ा था, तो सभी को पता था कि यह मुकाबला बेहद एकतरफा होने वाला था। जैसी कि उम्मीद थी, ली ज़िफेंग को अपनी उंगली भी नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि उनके जीवित बचे हुए जानवर ने विरोधी जोड़ी को मंच से नीचे फेंकने से पहले उसे जलाकर राख कर दिया।
कमजोर, बिल्कुल बेकार, मुझे और चाहिए। ली जिफेग ने अपना अहंकार छिपाने की कोशिश भी नहीं की। इसके अलावा उसके तरीके हिंसक थे। वह अपने विरोधियों को जितना संभव हो सके उतना घायल करना चाहता था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि दूसरे प्रतिभागी उसे चुनौती देने से हतोत्साहित हों और इस तरह वह कम से कम समय में फ्लेमिलो ऑर्डर प्राप्त कर सके। एक और चुनौती देने वाला स्टेज पर आया, लेकिन उसे फिर से पर्पल आइड ब्राइटबर्ड ने हरा दिया। यह उसके 5 सितारा लाइफ बाउंड बीस्ट की क्षमता थी। आमतौर पर 5 सितारा लाइफ बाउंड बीस्ट वाले लोगों को वर्मिलियन बर्ड में आसानी से जीनियस माना जाता है। कोई और चुनौती देने वाला। ली जिफेग ने शानदार प्रदर्शन किया, उसने 10 से ज्यादा विरोधियों को साफ और तेज तरीके से हराया। भले ही बाद के चुनौती देने वाले ज्यादा खतरनाक थे, फिर भी वे उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाए। ली जिफेग जानवर शिरा चरण के 7वें स्तर पर होना चाहिए। उसकी ताकत को देखते हुए ऐसा ही लगता है। 4 साल पहले जब ली तियानमिंग को फ्लेमिलो ऑर्डर मिला था, तब वह केवल 6ठे स्थान पर था। कोई आश्चर्य नहीं कि गवर्नर ली जिफेग को ज्यादा पसंद करते हैं। बीस्ट वेन स्टेज का 7वां स्तर फ्लेमिलो साइंस इंस्टीट्यूट के लिए एक गारंटीकृत टिकट है। देखो, क्या तुम राज्यपाल को मुस्कुराते हुए देख सकते हो? ली जिफेग ने लगातार 30 से ज्यादा लोगों को हराया और इस तरह के शब्द ज्यादा से ज्यादा बोले जाने लगे। अब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि ली जिफेग वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इसके अलावा कोई भी चुनौती देने वाला ली जिफेग के लिए जरा भी खतरा नहीं था। उनके बेहतरीन प्रदर्शन ने निश्चित रूप से ली यानफेग को गर्व महसूस कराया। एक और घंटा बीत गया, ली जिफेग ने अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को हरा दिया। किसी और ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। क्या अभूतपूर्व प्रतिभा! केवल ऐसी योग्यता वाले युवा ही फ्लेमहेवन के उत्तराधिकारी बनने के योग्य हैं। हालांकि वह थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ली जिफेग को अपने पिता की प्रतिभा विरासत में मिली है। कुछ समय तक ली जिफेग की प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं था। यह स्पष्ट था कि वह फ्लेमहेवन का भविष्य था। पिताजी, अब कोई चुनौती देने वाला नहीं है, मैं जीत गया हूं। ली जिफेग इस परिणाम से संतुष्ट था और उसने ज़ेफायर टॉवर की ओर उत्सुकता से देखा। जब उसने ली यानफेंग की मुस्कान देखी, तो उसे पता चल गया कि मामला सुलझ गया है। ली यानफेंग अचानक अपनी सीट से उठे और एक तेज छलांग के साथ वह ली जिफेंग के ठीक सामने आ गए। यह एक सामान्य छलांग थी, लेकिन उनकी उपस्थिति से ही दबाव एक भयानक जानवर के दबाव के बराबर था और इसने बैंगनी आंखों वाले चमकीले पक्षी के सिर को भी जमीन पर ला दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके हाथ में फ्लेमेलो ऑर्डर था? चयन अब पूरा हो गया है। युवा मास्टर जिफेग फ्लेमेलो साइंस इंस्टीट्यूट जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 9 घाव पर चाकू घुमाना। युगों का पशु प्रधान, घाव पर चाकू घुमाना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 9 घाव पर चाकू घुमाना। पिताजी, ली जिफेग पहले कभी इतना उत्साहित नहीं हुआ था। बहुत बढ़िया, ली यानफेग ने प्रशंसा की। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मुझे अच्छी तरह से निर्देशित किया, पिताजी, ली जिफेग ने जल्दी से उत्तर दिया। ली यानफेंग के लिए दुनिया को परिणाम घोषित करने का समय आ गया था। ली यानफेंग ने फ्लेमहेवन के नागरिकों की ओर मुड़कर गंभीरता से घोषणा की, आज से ली जिफेग फ्लेमहेवन का उत्तराधिकारी होगा। आज तुमने अच्छा प्रदर्शन किया होगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम अपने आप में बहुत ज्यादा घमंडी मत बनो। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, और याद रखना कि तुम हर कदम सावधानी से उठाना। ली यानफेग का चेहरा गर्व से चमक रहा था, जो एक दुर्लभ दृश्य था। बधाई हो गवर्नर, बधाई हो युवा मास्टर। फ्लेमहेवन के लिए कितना खुशी का दिन है। हमारे गवर्नर की शादी हो गई है और युवा मास्टर को वारिस बनाया गया है। वह फ्लेमिलो सियोन इंस्टीट्यूट भी जाएगा। शाही गार्ड के कप्तान झाओ डिंग ने पागलों की तरह जयकार की और दर्शकों ने भी उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया। जबकि सबकी नजरें ली यानफेंग पर थीं, सफेद कपड़े पहने एक साधारण युवक अचानक ज़ेफिर स्क्वायर में आया। ली तियानमिंग, वह वहां क्या कर रहा है? अधिकांश दर्शकों ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और इस व्यक्ति के आने से चौंक गए। आखिरकार ये फ्लेमहेवन के लिए शर्म की बात नहीं थी, खासकर ऐसे समय में जब उसे वारिस के पद से हटा दिया गया था और उसका अपना भाई इसे विरासत में ले रहा था। वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह मूर्ख है? तो फिर आप उसके जैसे किसी व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे? गवर्नर बहुत गुस्से में होंगे। आज उनकी शादी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सौभाग्य से वह अपनी बीमार मां को अपने साथ नहीं लाया। कोई उसे अभी यहां से भगा दे। भीड़ के नजरिए से ली तियानमिंग सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जो उत्तराधिकारी के पद से हटाए जाने पर अपना दिमाग खो बैठा था। लेकिन उन्होंने ली तियानमिंग को कम करके आंका। वह कभी भी सिंहासन के लिए नहीं था, न ही उसे फ्लेमहेवन की संपूर्णता में कोई दिलचस्पी बची थी। जैसे ही ली तियानमिंग ने अपना सिर उठाया, ली यानफेग पहले ही उसकी ओर मुड़ चुका था और उसे आंखें सिकोड़कर देख रहा था।
कुछ ही पल बाद एक भयानक आभा ने उसे घेर लिया। उसे लगा कि ली यानफेंग एक विशालकाय व्यक्ति है जो सूरज तक पहुंचने में सक्षम है, उसे ऊपर से देखकर। अगर ये 10 दिन पहले हुआ होता तो ली तियानमिंग शायद फर्श पर कांपते हुए रह जाते, मुश्किल से हिल पाते। लेकिन अब नहीं। वह एक आदिम अराजकता जानवर का जानवर था। चाहे उसका प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके खून में दौड़ती गरिमा उसे वहां हार मानने नहीं देती। भले ही ली यानफेंग की ओर हर कदम उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर रहा है, फिर भी वह ली यानफेंग के सामने पहुंचने में कामयाब रहा। ली तियानमिंग, तुम पागल हो। कोई उससे भगा दे, ये भिखारियों के लिए जगह नहीं है। ली जिफेग अपने चेहरे पर घृणा नहीं छिपा सका। वास्तव में अगर वह अप्रत्याशित रूप से प्रकट न होता तो वह अपने बड़े भाई के बारे में सब कुछ भूल गया होता। उनके चारों ओर बहुत से पहरेदार इकट्ठे हो गए, जो युवा मालिक के आदेश का पालन करने के लिए तैयार थे। लेकिन ली यानफेंग ने हाथ हिलाकर पहरेदारों को पीछे हटने का संकेत दिया। तियानमिंग, ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। तुम्हें घर पर आराम करने पर ध्यान देना चाहिए। बड़े भाई के रूप में तुम हमेशा उसके फैसलों का समर्थन कर सकते हो, ली यानफेंग ने कहा। जीफेग ने अच्छा काम किया है और निश्चित रूप से उसमें साधना की प्रतिभा है, मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली। लेकिन इससे पहले कि वह फ्लेमिलो ऑर्डर प्राप्त करे, मैं उसे एक आखिरी चुनौती देना चाहूंगा, ली तियानमिंग ने कहा। उसका मन उस उन्मादी स्थिति से बहुत दूर था जिसकी कल्पना दूसरे लोग कर रहे थे। पिता और पुत्र की बातचीत सौहार्दपूर्ण लग रही थी। दोनों ने अपनी आक्रामकता और घृणा को छिपाने का विकल्प चुना। आखिरकार यह एक महत्वपूर्ण दिन था और वे पूरे देश में प्रतिष्ठित थे, इसलिए वे खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। ली तियानमिंग, तुम क्या खेल रहे हो? तुम्हारे जैसे कूड़े के ढेर से मुझे क्या चुनौती मिल सकती है? ली जिफेग ने पूछा। तुम इस शुभ दिन पर इतने असभ्य क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि तुम मेरी चुनौती को पार नहीं कर पाओगे? बकवास बंद करो, वापस जाओ और आराम करो। ली यानफेंग के मुंह से ये शब्द निकलते ही उसका धैर्य जवाब दे गया। हालांकि उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की झलक दिख रही थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरी उम्र अभी 20 साल नहीं हुई है, जो मुझे इस चयन में भाग लेने के योग्य बनाती है। नियमों में यह नहीं लिखा है कि मुझे फ्लेमिलो ऑर्डर के लिए फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, भले ही मुझे ये 4 साल पहले मिला हो। ली तियानमिंग ने सरलता से कहा, जिससे भीड़ में हलचल मच गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झाओ डिंग ने कहा, उस लड़के ने जो कुछ भी सहा है, उसके बाद वह पूरी तरह से पागल हो गया होगा। मुझे लगा कि शायद वह अब और जीना नहीं चाहता था और अपने जीवन के अंतिम क्षणों का उपयोग राज्यपाल की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए करना चाहता था। कितना कृतघ्न छोटा जानवर है। क्या वह भूल गया कि उसे किसने पाला है? संस्थान में जो कुछ भी हुआ वह उसकी अपनी वासना के कारण था। वह केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकता है। भीड़ में बकबक हो रही थी, उनमें से ज्यादातर को लगा कि ली तियानमिंग ने ली यानफेंग को असहज महसूस कराने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। हर कोई जानता था कि ली यानफेंग को अपनी प्रतिष्ठा की कितनी परवाह थी। एकमात्र व्यक्ति जिसकी प्रतिक्रिया अलग थी, वह था ली जिफेंग, जो जोर से हंस पड़ा। बड़े भाई तियानमिंग, आप पहले से ही एक साधारण व्यक्ति हैं, और फिर भी आप मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको ज्यादा सम्मानजनक मौत दूंगा? तो फिर क्या आप मेरी चुनौती स्वीकार करते हैं? ली तियानमिंग ने पूछा। बेशक, हार के बाद ज़ेफिर स्क्वायर पर खुद को बेवकूफ मत बनाना याद रखना, ली जिफेग ने ली यानफेंग की ओर मुड़ने से पहले कहा। पिताजी, कृपया चिंता न करें। मैं उसे नहीं मारूंगा। मैं उसे पीटने के बाद भगा दूंगा। आखिरकार वह मेरे पीछे है, जिसका मतलब है कि यह काम मेरे लिए ही सही है। इसे ज्यादा मत करो, ली यानफेंग ने जवाब दिया, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई और जानवर की नहीं है और एक मृत जीवनवत जानवर है, वह 7वें स्तर के जानवर शिरा जानवर के मालिक को कैसे हरा सकता है? ऐसा कहकर वह ली तियानमिंग को दूसरी नजर डाले बिना ज़ेफिर टॉवर में वापस चला गया और वहां मौजूद मेहमानों को समझाया, यह अफसोस की बात है कि आपको मेरे बेटे की बेइज्जती देखनी पड़ रही है। आपने उसके बारे में पहले भी कहानियां सुनी होंगी और मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उसने हमारे परिवार को शर्मसार कर दिया है। कोई बात नहीं, गवर्नर ली, हर परिवार की अपनी समस्याएं होती हैं। ये बच्चा आपके द्वारा उसके लिए किए गए हर काम की सराहना नहीं करता है, और यहाँ तक कि आपके लिए समस्याएं खड़ी करने की हिम्मत भी करता है। इस मोड़ पर एक अभिभावक के रूप में आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इग्निस पोलिस के एक बड़े शख्स ने कहा। शुक्र है, जिफेग हमारे परिवार को गौरवान्वित करेगा। बस जिफेग को इसे संभालने दें और तियानमिंग को सबक सिखाएं, ली यानफेंग की दूसरी पत्नी मैडम मो ने कहा। ली यूकिंग। ली यानफेंग अपनी सीट पर वापस आया और उसने पाया कि उसकी दुल्हन ज़ेफिर स्क्वायर को उत्सुकता से देख रही थी। यानफेंग, अपने प्राणघातक जानवर को खोने के बाद भी तुम्हारा ये बड़ा बेटा अभी भी शांत और संयमित है।
वह उतना शर्मनाक नहीं है जितना की उम्मीद थी। लियू किंग की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। वह बस दिखावा कर रहा है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। ली यानफेग ने भौहें सिकोड़ी। इस पर नाराज मत हो, बस इसे दिखावा समझो। सबको पता है कि इस लड़के ने पहले क्या क्या किया है। कोई भी तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराएगा, लियू किंग ने उसे दिलासा दिया। तुम मुझे सबसे बेहतर समझते हो। ली यानफेग ने पहले ही अपना ध्यान चौक की ओर मोड़ लिया था। निश्चित रूप से दोनों भाई पहले से ही एक दूसरे के सामने थे, दोनों ही लड़ाई के लिए तैयार थे। ली तियानमिंग, तुम 4 साल पहले जैसे नहीं हो। ये तो बस मुझे तुम्हारे घाव पर चाकू घुमाने का मौका दे रहा है। एक मुस्कुराहट के साथ ली जिफेग ने अपनी गति बढ़ाई और ली तियानमिंग की ओर दौड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान। अध्याय 10 फ्लेमहेवन कानपेगा। युगों का पशु प्रधान फ्लेमहेवन कानपेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 10 फ्लेमहेवन कानपेगा। ली जिफेग को किस बात का डर था? वह पहले से ही 7वें स्तर के बीस्ट वेन पर था, 4 साल पहले ली तियानमिंग से भी ज्यादा शक्तिशाली। वह तुरंत ली तियानमिंग के पीछे दिखाई दिया और अपने दुश्मन की गर्दन पर एक अच्छी तरह से रखी हथेली से वार करके उसे बेहोश करने का इरादा किया। वे अब एक ही दुनिया के नहीं रहे। आगे की बातें सिर्फ सांस की बर्बादी होंगी। पिताजी निश्चित रूप से मेरी निर्णायकता की सराहना करेंगे। जब उनका हमला हुआ तो भीड़ सांस रोककर देखती रही। ली तियानमिंग ने अचानक अपना बायां हाथ उठाकर वार को रोका तो जोरदार धमाका हुआ। सामान्य परिस्थितियों में ली तियानमिंग का बायां हाथ टूट जाता। हालांकि सभी की उम्मीदों के विपरीत ली जिफेग कई कदम पीछे हट गया और कांपता हुआ दाहिना हाथ पकड़ लिया। जिस हाथ से उसने हमला किया था वह चमकीला लाल था और थोड़ा बैंगनी होने लगा था। तुमने अपना हाथ धातु की एक परत में लपेट लिया है। ली जिफेग ने अपने दांत पीसते हुए फुसफुसाया। ली तियानमिंग ने जवाब दिया, यह आपका हाथ था जो बहुत कमजोर था। क्या तुम रहस्यमयी बनने की कोशिश कर रहे हो? ली जिफेग की बेचैनी दिखने लगी थी, क्योंकि वह दिखावा करने में विफल रहा था, लेकिन इससे उसकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। मैं अभी भी तुमसे जानवरों जैसी भावना क्यों महसूस कर सकता हूं? क्या तुमने सब कुछ खो नहीं दिया? मैंने बस एक रक्त संधि का इस्तेमाल किया और एक और जीवनबद्ध जानवर पाया। मैं और कैसे तुम्हारा परीक्षण कर सकता था? तुम वास्तव में नहीं सोचते कि मैं यहाँ एक शानदार मौत मरने के लिए आया हूँ, है ना? ली तियानमिंग को निश्चित रूप से ये दावा करना पड़ा कि उसने रक्त संधि का इस्तेमाल किया था। रक्त संधि की सफलता दर 10,000 में से एक थी। कई जानवरों के स्वामी जिन्होंने अपने जानवरों को खो दिया था, वे इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अंत में उन्हें घोर विफलता ही हाथ लगी। अद्भुत। अच्छा, क्यों ना आप अपने नए जीवनबद्ध जानवर को दिखाएं? आप इतने आश्वस्त हैं। क्या ये 6 सितारा हो सकता है? या 7 भी? हम। ली जिफेग ने ठहाका लगाया। ली तियानमिंग ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया, बल्कि इसके बजाय अपने अनंत नारकीय फीनिक्स को बुलाने का विकल्प चुना। छोटा चूजा ली तियानमिंग के सिर पर कूद पड़ा और अपने आसपास के वातावरण को भयंकर चमक से भर दिया। पूरा मनोघर एक पल के लिए मौत की तरह शांत हो गया, फिर चारों तरफ से हंसी की बौछार होने लगी। बैंगनी आंखों वाले चमकीले पक्षी के सामने वह केवल प्यारा ही हो सकता था, चाहे वह कितना भी भयंकर व्यवहार क्यों न करे। क्या बहुत प्यारी लड़की है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह एक जीवित जानवर है। आहा, हर व्यक्ति हंसने लगा, चाहे उनका पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो। ली तियानमिंग वाकई एक पुत्रवत व्यक्ति है। वह आज शहर के राजा की शादी को हास्य कलाकार की हैसियत से और भी जीवंत बनाने के लिए आया होगा। हमने उसे गलत समझा। उसने एक नया रास्ता अपनाया है और अब से वह एक कॉमेडियन के रूप में अपना जीवन यापन करने की योजना बना रहा है। ली जिफेग दंग रह गया, क्योंकि उसने अपनी आंखें चौड़ी करके उस छोटी लड़की को देखा जो सख्त होने की कोशिश कर रही थी, और फिर हंसते हंसते उसकी मांसपेशियां खींच गईं। यहां तक कि उसके ब्राइट बर्ड ने भी एक इंसान जैसी मुस्कान दिखाई। भाई तियानमिंग, वह चूजा एक बर्तन भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, और फिर भी आपने इसे एक जीवित जानवर के रूप में इस्तेमाल किया। ली जिफेग ने ठहाका लगाकर हंसा। लेकिन ली तियानमिंग और छोटी लड़की दोनों गंभीर थे। छोटी लड़की की आंखें लाल हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दादाजी को नीची नजर से देखने की, तुम बेवकूफ। छोटी सी लड़की एक चमकीले पीले रंग के धब्बे में बदल गई जिसने ली जिफेंग पर हमला कर दिया। उसका आना बहुत अचानक हुआ। ली जिफेग अभी भी हंस रहा था जब उसकी सहज प्रवृत्ति खतरे से चीख उठी। एक पल बाद ली जिफेग हिंसक रूप से जमीन पर गिर गया और ऐसा लगा जैसे कोई विशाल घर उसके ऊपर गिर गया हो। उसका पेट काला पड़ गया था और बीच में एक खूनी घाव अशुभ रूप से चमक रहा था। यक, यह मांस खट्टा है। अगले ही पल एक छोटा चूजा ली तियानमिंग के सिर पर वापस आ गया। अब उसकी चोंच में मांस की एक अतिरिक्त पट्टी थी। 2 मस्तिष्क कोशिकाओं वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि यह ली जिफेग का था।
ली जिफेग ने मुंह बनाया। तुम यही मांग रहे हो? छोटी सी लड़की की अचानक हुई हिंसा से पूरे क्षेत्र में एक ठंडी खामोशी छा गई और दर्शकों की मुस्कुराहटें फीकी पड़ने लगी। ली तियानमिंग ने अपना सिर हिलाया। आह, मेरे बेटे जिफेग, तुम बहुत अनुशासनहीन हो, घमंडी, ढीठ और दयाहीन। अगर कोई तुम्हें अच्छी तरह से सिखाने से इनकार करता है तो ये काम मुझे करना होगा। तुम किसके साथ? तुम्हारा वह एक सितारा जीवनबद्ध जानवर। ली जिफेग और बैंगनी आंखों वाले चमकीले पक्षी ने विरोधी जोड़ी पर हमला करने से पहले एक दूसरे को देखा। ली तियानमिंग और छोटी लड़की ने मानसिक रूप से संवाद किया। जरूर, हमारा शाश्वत राक्षसी जानवर की उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये 3 स्तरों के अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके पास हमसे ज्यादा मात्रा है। दुर्भाग्य से उसका गुण सिर्फ आग है। अग्नि प्रतिरोधक क्षमता ही वह कारण थी जिसके कारण ली तियानमिंग ने ली जिफेंग को चुनौती देने का साहस किया, वह भी 3 स्तरों के अंतर के साथ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो बकवास बंद करो, हमला करो। छोटी चिड़िया का खून पहले से ही उबल रहा था। वह एक लड़ाकू दीवानी थी और उसका पसंदीदा शौक अपने से ज्यादा ताकतवर अस्तित्व से मुकाबला करना था। ये ब्राइट बर्ड एकदम सही थी। बेकार चिड़िया, आओ और दादाजी का प्यार स्वीकार करो, उसने चिल्लाया। कुछ लोग जोर से हंसे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छोटी सी चिड़िया तोते की तरह बात करेगी। आमतौर पर जीवनबद्ध जानवर केवल अपने पशु स्वामी से ही बात कर सकते हैं। हालांकि ब्राइट बर्ड बोल नहीं सकता था, फिर भी वह छोटे चूजे को समझ गया। चूजे के उकसावे पर वह गुस्से से भर गया। अपने पंख फैलाकर ली जिफेग के कुछ कहने से पहले ही वह आगे बढ़ गया। उसकी मनमोहक आंखें छोटे चूजे पर केंद्रित थी। जैसे ही बैंगनी आंखों वाला चमकीला पक्षी छोटे चूजे का पीछा करने लगा, ली तियानमिंग ने ली जिफेंग को निशाना बनाया। ये देखो, ली तियानमिंग अचानक तेजी से उछल पड़ा। उसके पैर इतने तेज थे कि वे मृग तृष्णा की तरह लग रहे थे और ली जिफेग, जो पीड़ित था, उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके आसपास कुछ राक्षस आ जा रहे हो। यह उन्नत जानवर रैंक युद्ध कला घोस्ट स्टेप्स थी। ये जानवर रैंक युद्ध कलाओं में कमोबेश सबसे अच्छी आंदोलन कला थी और ली तियानमिंग ने इसे चमकाने में आधा साल बिताया था। एक भूतिया आकृति तेजी से गुजरी। ली तियानमिंग ली जिफेग के सामने प्रकट हुए, क्योंकि बाद वाले की खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी। अपने घबराए हुए दुश्मन पर बाहर की ओर मुक्का मारना शुरू कर दिया। ड्रैगन मैमथ हैवी स्ट्राइक। यह एक मुक्केबाजी कला थी जो ली तियानमिंग की खास चाल थी। मिडास एक धातु प्रकार का जीवनबद्ध जानवर था जो गति और शक्ति में प्रतिभाशाली था। यह उन्नत जानवर रैंक वाली कला सिर्फ उसके लिए बनाई गई थी। अपने नाम के समान, इस मुट्ठी को भयावह शक्ति के साथ विस्फोट करने तथा उच्च आवृत्ति की आघात तरंगे उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो पीड़ित के आंतरिक अंगों को नष्ट करने में सक्षम थी। आज के लिए तियानमिंग में ड्रैगन या मैमथ की ताकत नहीं थी, लेकिन उसके पास और भी ज्यादा शक्तिशाली आदिम अराजकता जानवरों की ताकत थी। इसके अलावा, यह उसका काला बायां हाथ था जो अब उसे मुक्त कर रहा था, जिसने उसे पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। अविश्वसनीय गति से समर्थित एक शक्तिशाली प्रहार ली जिफेग पर टूट पड़ा। ली जिफेग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह पहले से ही मुक्का मारने के पीछे की ताकत को समझ गया था और उसने शांति से अपने खुद के उन्नत जानवर रैंक युद्ध कला फायरी क्लाउड पाम के साथ जवाब दिया। फायरी क्लाउड पाम बुरा नहीं था। इसने हथेली के चारों ओर एक उग्र बादल बनाया जिसका उपयोग दुश्मन की रक्षा, भ्रमित करने या यहां तक कि उसे दबाने के लिए भी किया जा सकता था। उग्र बादल के भीतर छिपी हुई शक्ति थी जो पहाड़ों और नदियों को हिला सकती थी। अपने कैनल में लौटने का समय आ गया है, तुम हंसी के पात्र हो, ली जिफेग ने शांत भाव से कहा, अपने मोटे जानवर की पर अत्यधिक विश्वास से भरकर। कुछ ही क्षण बाद हथेली और मुट्ठी टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ, एक ऐसी आवाज जिसके तुरंत बाद एक भयानक दरार की आवाज आई। ली जिफेग आसमान में उड़ते हुए हवा में तीखी चीखें भर गईं। वह सिर के बल जमीन पर गिरा, उसकी नाक से लगातार खून बह रहा था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उसकी एक भुजा अप्राकृतिक कोण पर मुड़ी हुई थी तथा उंगलियां पूरी तरह खून से लथपथ थीं। ली तियानमिंग, ली जिफेग ने अपना सिर उठाया, दर्द से कराहते हुए। उसे पता था कि उसे पूरी तरह से अपमानित किया गया था। यह दृश्य देखकर पूरा मनोरथ शांत हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।